नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खरा सौदा में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ मानसी और अजय। बाजारों को 25 बीपीएस पॉइंट के रेट हाइक का एंटिसिपेशन पहला था, तो फेड जेरेमी पावल ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद बाजार ऊपर क्लिफ से गिरे, या फिर गुंडलाक ने ऐसी क्या अपनी एक्सपर्ट कमेंट्स उस पर दिए, किस तरह के स्मॉल बैंक्स के कॉन्टेजन रिस्क का खतरा बाजारों पर मंडरा रहा है, ये सारी चीजें आगे चलिए डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अच्छा, बात तो यही है ना, 25 बीपीएस पॉइंट्स तो सबको पता था कि एक्सपेक्ट कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो फिर से पावल साहब ने ये बात बोले ना कि जल्दी तो खत्म नहीं होने वाला रेट हाइक का सिलसिला, लेकिन बाजार कुछ और मान के चल रहा है। इनफैक्ट मोहम्मद अल एरियन ने कल के पूरे एपिसोड के बाद ये कहा है कि उन्होंने बड़े दिनों बाद ऐसा समय देखा है कि बाजार कुछ मान के चल रहा है और फेड चेयरमैन कुछ कह रहे हैं। यानी उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। 25 बेसिस पॉइंट तो ऑलरेडी प्राइस इन था। जो असली चीज़ निकल के आई है वो उनकी प्रेस मीट में आई है, कमेंट्री में आई है बाद में। लेकिन बाजार के जो इंडिकेटर्स हैं, चाहे आप डॉलर इंडेक्स को ले लें, चाहे आप यील्ड्स को ले लें, क्रूड तो $70 ब्रेंट क्रूड जो हम लोग फॉलो करते हैं, इंडियन मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट टाइम खरीदते हैं, वो $70 का लो बनाया उसने। तो हुआ क्या है? मामला ये है कि बाजार ये मान के चल रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर में एक मेजर रिसेशन आने वाला है, डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है, तो क्रूड नीचे आ रहा है। डॉलर इंडेक्स ने कल 101.07 का लो बनाया। डॉलर इंडेक्स गिर रहा है, हालांकि वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन डॉलर, बॉन्ड यील्ड्स और क्रूड तीन आने वाले इकोनॉमी में क्या होने वाला है इसका एक सूचक होता है। मैं आपको कमेंट्री भी सुनवाऊंगा गवर्नर साहब की, लेकिन ये बता दूं कि एक व्यू ये आ रहा है आगे रिसेशन है, दूसरा व्यू आ रहा है कि एक लॉन्ग पॉज की शुरुआत है। ये जो रेट हाइक है, अब इसके बाद जून मीटिंग में कोई रेट हाइक नहीं आएगा, एक लॉन्ग पॉज होगा। क्योंकि उनकी कमेंट्री में ये भी था, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडिशनल मेजर्स रिक्वायर्ड, जो हमेशा बोलते आए हैं, वो ड्रॉप कर दिया कल अपनी कमेंट्री से, और इसलिए बाजार को ऐसा लग रहा है कि हम एक लॉन्ग पॉज वाले मामले में आ गए हैं। लेकिन जून में दूसरा रेट हाइक होगा, फेड मीट होगी, उसके बीच में काफ़ी बड़ा फासला है। ये जो रिसेशन का मामला है, प्रियंका आपने बताया, बाजार इसके ऊपर लैच ऑन कर रहा है। रिसेशन कितना गहरा होगा, रिसेशन हल्का होगा, और कितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेटा ख़राब हो सकता है, बाजार इस तरफ टिल्ट कर रहा है। आपने जेफरी गुंडलाक का नाम दिया, अपने व्यूअर्स को बता दूं कि वो दुनिया के सबसे बड़े बॉन्ड ट्रेडर हैं। मोहम्मद अल एरियन एक बहुत बड़े बाजार के विशेषज्ञ हैं, वो भी यही कहते हैं। तो इस समय मानक जो हैं, जितने इंडिकेटर्स हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स, वो कह रहे हैं कि आगे बड़ा रिसेशन है। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि अभी तो राइट हाइक किया है और एक लॉन्ग पॉज हो सकता है। इसके बीच में बाजार डामाडोल हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि यूएस मार्केट, आप सीधी बात करिए, चल चुका है बहुत शानदार तरीके से, और इसकी वजह से नियर टर्म में इस कमेंट्री पे रीजनल बैंक्स को कितनी लिक्विडिटी मिल रही है, इन सब चीज़ों के ऊपर बाजार का रुख होगा। हम एक आपके लिए ग्लोबल वॉइस भी लेके आएंगे जल्दी बात करने के लिए। लेकिन हम क्या सुनवा सकते हैं फेड गवर्नर साहब की वो बाइट, डायरेक्टर साहब? ठीक है, हम थोड़ी देर में गवर्नर साहब की वो बाइट भी लेके आएंगे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बाइट और साथ ही कमेंट्स का इंतजार होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि फेड अनाउंसमेंट के बाद एक कॉशियस आउटलुक और गिरावट हमने यूएस मार्केट्स में देखी है, लेकिन चल चुके हैं बाजार। और डेट डिफॉल्ट को लेकर जो गवर्नर की तरफ से, यूएस फेड जेरोम पावल की तरफ से जो बयान आए, उस पर भी खास तौर से नजर रखेंगे। इन सभी का भारतीय बाजार पर कैसा असर दिखेगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है हमारे लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की पारी की हेडलाइंस के साथ। यूएस फेड की दरों में अनुमान के मुताबिक 0.25% की बढ़ोतरी, लगातार 10वीं बार बढ़ी दरें। फेड चेयरमैन जेरोम पावल ने कहा, महंगाई में नरमी आने तक दरें घटाने को लेकर नहीं करेंगे जल्दबाजी। अमेरिकी बाजार दिन के निचले स्तरों पर बंद। डाउ 250 अंक से ज्यादा टूटा। नैस्डैक और S&P में आधे % की गिरावट। एसजीएक्स निफ्टी में दबाव, करीब 60 अंक गिरकर 18,100 के पास। चीन और कोरिया के बाजारों में दबाव, लेकिन हांगकांग के बाजार ऊपर। मंदी की आशंका से कच्चे तेल में गिरावट जारी। ब्रेंट गिरकर इंट्राडे में $72 के नीचे फिसला, लेकिन सोने में उछाल। कॉमेक्स पर भाव $2,050 के करीब।
रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश का लगाया आरोप। राष्ट्रपति भवन पर 2 ड्रोन से हमले का किया दावा, लेकिन यूक्रेन ने हमले से किया इनकार। टाइटन के मिले जुले नंबर्स चौथी तिमाही में आय 33% बढ़ी, लेकिन मार्जिन फ्लैट। वहीं टाटा केमिकल्स के मुनाफे में 62% का उछाल। चोलामंडलम के अच्छे नतीजे, आय में 44% की बढ़त। आवास फाइनेंसर्स की नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 23% का उछाल। आवास के एमडी सुशील कुमार अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। निफ्टी में एचडीएफसी और हीरो मोटो के नतीजे आज। एचडीएफसी के एनआईआई 9% बढ़ने की उम्मीद, हीरो मोटो की आय में 11% बढ़त का अनुमान। डाबर और टीवीएस मोटर समेत आज एफएनओ के 5 बड़ी कंपनियों के नंबर्स। कैश मार्केट में ब्लू स्टार, सीएट के नतीजे आज। सुंदरम फास्टनर्स, बॉम्बे डाइंग और आईएफएल वेल्थ के नतीजों पर भी रहेगी नजर। गो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी मामले की एनसीएलटी में आज सुनवाई। कर्ज देने वाले बैंकों की आज फिर से होगी बैठक, सूत्रों के हवाले से खबर। भारतीय मूल के अजय बंगा होंगे वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष। 2 जून से संभालेंगे कार्यभार। चले, तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स की हमने बात की, लेकिन एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई। ये जो रशिया एक्यूज कर रहा है यूक्रेन को कि ड्रोन अटैक किया गया हम पर। इतना ज्यादा जबरदस्त खबर थी। एक बार के लिए मुझे लगा कि क्रूड ऑयल कम से कम $10 भाग जाएगा। हाँ। लेकिन अरुण जी बता रहे थे और हमने देखा भी कि हालांकि कोई रिएक्शन ही नहीं आया। नहीं पड़ा। ये खबर अपने आप में अगर आइसोलेशन में देखें तो बड़ी है, क्योंकि पुतिन साहब के ऊपर अटैक का सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अटैक होना तो छोड़िए, हालांकि छोटा सा एक अटेम्प्ट था जो भी हुआ वहां पे, ड्रोन अटैक वो देखिए क्रेमलिन पे, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी सिनेरियो में ये एक जियोपॉलिटिकल इशू बन सकता था। बट आई एम सरप्राइज, मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है कि ये जियोपॉलिटिकल इशू बना ही नहीं। ये आया और गया, चला गया। ना फाइनेंशियल मार्केट रिएक्ट किए, ना कोई क्रूड पर रिएक्शन आया जो आना चाहिए था, कहीं भी नहीं हुआ। अच्छी बात है, ज़्यादा रिएक्शन नहीं हुआ। अजय, इनफैक्ट आप ये जो क्रूड के चल जाने की बात कर रहे हैं ना, कल रात मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बैंक्स में काम करते हैं, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सो नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था क्योंकि क्रूड को शॉर्ट कर दिया था उन्होंने, और उसके बाद ये जो खबर आई, अब उन्हें लग रहा था कि नेक्स्ट डे क्या होगा, कच्चे तेल की चाल कहाँ जाएगी। नहीं, ये देखिए, ये जैसा भी है, बट ये एक पोटेंशियल बड़ी न्यूज़ थी जियोपॉलिटिकली। बट अच्छी बात है, खास असर नहीं दिखाई दिया फाइनेंशियल मार्केट या क्रूड पे। लेकिन आगे चलते हैं, आपको एक बाइट सुनवा देता हूँ मैं छोटी सी। उन्होंने पावल साहब ने क्या कहा, फिर अनुराग सिंह हमारे साथ शिकागो से जुड़ेंगे हमारे लिए हमें समझाने के लिए कि ये जो कमेंट्री आई है बाद में फेड रेट हाइक के बाद, इसका असर ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए क्या होगा। In terms of what we're doing, of course, I think banks themselves are many banks are now are attending to liquidity and taking opportunity now, really since the events of early March to build liquidity. You asked about the separation principle. Like so many things, it's very useful. But ultimately it has its limits. I mean, I think in this particular case, we have found that the monetary policy tools and the financial stability tools are not in conflict. They're working well together. We've used our अनुराग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल आपने पावल साहब की कमेंट्री को कैसे एनालाइज किया, स्पेशली उसके सामने जो और मैक्रो इंडिकेटर्स हैं वो कैसे रीड कर रहे हैं इस कमेंट्री को? गुड मॉर्निंग अजय। एंड सो अजय, इसमें ना सबको जो चाहिए आपको वो मिल गया। तो बेसिकली 2 कैंप्स थे। एक कैंप चाहता था कि पॉज हो जाए। आई वॉज लिटिल सरप्राइज, बट पॉल साहब वो कह गए वो बात। वो उन्होंने कहा कि देखिए, वी आर एट रेस्ट्रिक्टिव लेवल, और वी आर नियर रेस्ट्रिक्टिव, और वी माइट बी ऑलमोस्ट देयर, विच मीन्स दैट ही सेड कि यार हमारा इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन करीब 3 साल का है, 1 साल अहेड, 1 ईयर अहेड, एंड हम 5% पर हैं। सो 2% का रियल रेट है। तो प्रॉबेबली हम रेस्ट्रिक्टेड जोन जिसकी बात हम कर रहे थे वहां पर हम आ गए हैं, विच
signals a pause, right? तो वो एक pause की खुशी मिल गई जिनको चाहिए थी। मेरे जैसे लोग जो कि दूसरे कैंप में उनको भी वो बात मिल गई जिससे फिर मार्केट्स ने रिएक्ट किया एडवर्सली और गिरे। और वो ये था कि लोगों ने बिकॉज मार्केट ने रेट कट्स प्राइस इन किए हुए थे फॉर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, वो उन्होंने एकदम टोटली मना कर दिया। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड मूव बिकॉज ही सेड के देखिए कमिटी इज ऑफ द व्यू कि अगर इन्फ्लेशन हमारे 2% लेवल पे नहीं आता है तब तक रेट कट्स की तो बात नहीं कर सकते हम। विच मीन्स दैट इस साल के एंड तक उनका प्रोजेक्शन 3.6 का है, एफओएमसी का पीसी इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन का, जो अभी 4.6 पे चल रहा है। अगले साल के एंड तक वो 2.5 का प्रोजेक्शन है, विच मीन्स ही इज बेसिकली सेइंग दैट मैं शायद अगले साल के एंड तक भी रेट कट्स नहीं करूं। दैट्स वेयर मार्केट्स वर स्पूक्ड एंड वो नीचे आ गए। एक तीसरा कैंप था जिन्होंने ये एक रेट कट्स की खबर चला रखी थी, वो तो टोटल फेक न्यूज थी अजय। एंड आई थिंक वी शुड नॉट ट्रस्ट द पीपल हु वर सेइंग दैट यू नो देयर विल बी रेट कट्स लेटर इन द ईयर। ये तो अनथिंकेबल है अनलेस देयर इज अ बिग क्राइसिस, और अगर बिग क्राइसिस होता है तो फिर तो ऐसे ही चिंता की बात है। तो आई थिंक ओवरऑल कलेक्टिवली अच्छा है, ही इज गिविंग अ वेरी ट्रांसपेरेंट सिग्नल एंड स्टेबिलिटी इन द मार्केट्स कि देखिए रेट कट्स एक्सपेक्ट नहीं करें बिकॉज इन्फ्लेशन वहीं पर है, तो इट विल टेक टाइम और 1-1.5 साल लगेगा उसमें। बट तब तक हम वी विल नॉट बीट द हेल आउट ऑफ इट, हम हायर फॉर लॉन्गर पे आकर के हम टिक जाएंगे। तो अजय कंक्लूजन कुल मिलाकर ये है, डेटा अभी सपोर्टिव नहीं है अजय, बिकॉज वो साइकिल हमको समझनी होगी कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट स्ट्रांग है, वेजेस बढ़ रहे हैं, 1.2% का वेज हाइक पिछले क्वार्टर का भी आया है, और अल्टीमेटली वेजेस 5% 6% की रेट से बढ़ रहे हैं, तो 8% के हिसाब से कंज्यूमर को इन्फ्लेशन पास ऑन होगा। दैट्स नॉट अ गुड न्यूज अजय। और ये सर्विसेज में है, गुड्स में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दैट्स व्हाई वो नंबर हमें कम दिखता है। राइट, अल्टीमेटली समथिंग हैज टू गिवन। अनुराग, ये तो हो गया कमेंट्री और उस बाजार की रीडिंग का नियर टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म इंपैक्ट। लेकिन मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं, जिस हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइस में गिरावट आ रही है, $70 ब्रेंट ने लो बनाया, हालांकि वो इमर्जिंग मार्केट और जैसे हम जैसे देशों के लिए अच्छी बात है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही है। क्या एक बड़े रिसेशन या कोई डीपिश रिसेशन की तैयारी कर रहा है क्या? ये मैक्रो इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि वाकई अगर यूएस ठीक ठाक करेक्शन में भी गया तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है दुनिया भर के लिए, इंक्लूडिंग हमारे लिए। हाँ, तो अजय ये इस पर कहना मुश्किल है। तो माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी मार्केट्स इज नॉट वेरी स्ट्रांग, बट आई कैन टेल यू दैट बिटवीन बॉन्ड मार्केट एंड इक्विटी मार्केट्स एंड एनर्जी मार्केट्स अभी सिंक नहीं है। रिसेशन के न्यूज पर ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं, बट रिसेशन तो कहीं आ नहीं रहा है, तो कंज्यूमर प्राइसेस तो कम नहीं हो रहे हैं। तो समवेयर इट हैज टू कम इन सिंक, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ओपेक हैड अनाउंस्ड दैट हम रेट कट्स कर ही देंगे, हम प्रोडक्शन कट करेंगे, बिकॉज अगर रिसेशन की बात चली रही है तो क्यों इतनी सप्लाई करनी। बट कहीं ना कहीं इसको सिंक में आना पड़ेगा अजय। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन इवन फॉर मी as to if energy market is pricing so much recession, तो फिर यहाँ recession तो है नहीं। तो I think somewhere I think maybe there's a short term trading which is coming into play, but I don't have very clear answer Ajay on this के you know who is right in this case. Bond market is right, but as of now Ajay recession तो नहीं दिख रहा है, and I am firmly of the belief that recession is इतने planned way में नहीं आएगा कि पहले Q1 में आएगा, Q2 में आएगा। I mean this is all, it will always surprise us. इट इज लॉन्ग ओवरड्यू। इतना जरूर कह सकते हैं कि हर 7 साल में एवरेज रिसेशन आना चाहिए। पिछले 14-15 साल से नहीं आ रहा है। कोविड को हम रिसेशन काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इट वाज अ शॉर्ट ब्लिप, एक्सेप्शनल कॉज। तो रिसेशन ड्यू है अजय, बट आई डोंट नो वो कब आएगा, बट वी जस्ट कैन ओनली वैल्यू दैट मार्केट वैल्यू कितना है एंड कंपेयर टू दैट इंटरेस्ट रेट, इज इट द राइट टाइम टू बाय और नॉट। That's all we can project अजय। बिल्कुल अनुराग, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डेवलपमेंट पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। तो क्लियरली रिसेशन का खतरा इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में तो नजर आ रहा है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के 4 बड़े ट्रिगर्स आपके सामने रखते हैं। उसके बाद भारतीय बाजार की तस्वीर आज कैसी लग सकती है, इस पर फोकस करते हैं। विदेशी बाजार में बिकवाली का दबाव, फेड अनाउंसमेंट के चलते हमने देखा कच्चे तेल की चाल में और ज्यादा गिरावट हावी होती रही, और एशियाई बाजार इस वक्त आप देखेंगे हांगकांग के बाजार को छोड़ तमाम एशियाई बाजार में इस वक्त गिरावट का रुख देखने को मिला है।
नतीजों की अगर बात करें, कल बाजार बंद होने के बाद दो कंपनियों के नतीजे इंपॉर्टेंट वंस आते हुए दिखे। वैसे तो कैश मार्केट में कई सारी कंपनियां थी, लेकिन टाइटन और टाटा केमिकल्स के नतीजे, टाटा केमिकल्स के नतीजे काफी अच्छे मजबूत नजर आए और टाइटन के मिले जुले नंबर्स रहे। नंबर्स पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आज निफ्टी की दो कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और साथ ही एफएनओ की अगर बात करें, एफएनओ स्पेस की 5 कंपनियां हैं जो अपने नतीजे जारी करेगी। एचडीएफसी लिमिटेड, हीरो मोटरकॉर्प निफ्टी में अपने नतीजे जारी करने जा रही है। डाबर, टीवीएस मोटर जैसी कंपनियों के नंबर्स वायदा बाजार में भी आते हुए दिखेंगे। तो चलिए भारतीय बाजार का अब सीधा रुख करते हैं और कल भारतीय बाजार में अजय इनफैक्ट 2 हफ्तों की मजबूती के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग का फेज नजर आया। 18,100 के नीचे फिसले हम। अब यहां से जो सेंटिमेंट्स या ट्रिगर्स ऑफ कोर्स ग्लोबल भी हैं और डोमेस्टिक भी हैं और वीकली एक्सपायरी का एक फैक्टर भी है। कैसे देखें मार्केट? देखिए, ऐसा है कि कल हमने ये कॉल ली थी कि अब शायद एक मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो सकता है, मामूली मुनाफा वसूली का। और आपको भी अगर आप बहुत मोटे मुनाफे में बैठे हुए हैं तो थोड़ा थोड़ा मुनाफा लेते रहिए, आपको पूरे मौके मिलेंगे। कल का बाजार को अगर आप निफ्टी इंट्राडे और बैंक निफ्टी इंट्राडे को देखेंगे तो निफ्टी तो इंट्राडे बहुत ज्यादा रिकवर नहीं किया, एक रेंज में चलता गया। 6 दिनों के बाद, 6 दिन के गेन्स के बाद, 6 ट्रेडिंग सेशन के गेन के बाद एक गैप डाउन में खुला और वहीं लगभग बंद हुआ। कोई मेजर रिकवरी अटेम्प्ट नहीं हुई है निफ्टी में। ठीक है, अच्छी बात यह है कि गिरा भी नहीं। लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए, एक बड़े गैप के बाद खुला और डेज हाई पे बंद हुआ। आपको याद होगा मैंने कहा था क्रूड का गिरना बैंक निफ्टी को सपोर्ट ही नहीं मजबूती देता है। तो एक पॉइंट तो ये, आज भी क्रूड गिरा है। अगर आज गैप डाउन खुलता है तो हम कल की गिरावट करीब 40 पॉइंट और आज की 40-50 पॉइंट एक थोड़ा नीचे आ जाएंगे, तो एक रिबाउंड खेलने का मौका मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल ये बात ना भूलें कि 18,100, 18,200 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, वो एक पड़ाव है, उसे हमें क्रॉस करना जरूरी है या फिर थोड़ा समय बिताना जरूरी है। कल हमने समय बिताया, देखते हैं आज क्या होता है। नीचे की तरफ 17,900, 18,000 में बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे लग नहीं रहा है जिस हिसाब से एफआई के डेटा बहुत अच्छे हो गए, जिस हिसाब से क्रूड ऑयल नीचे आ रहा है, ये दोनों और डॉलर इंडेक्स में गिरावट आ रही है, ये सारी चीजें निफ्टी को सपोर्ट देके चल रही हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे हैं और बैंक्स एफआई डोमिनेटेड होते हैं, बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो एफआई डोमिनेटेड हैं, आपको वहां पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इनफैक्ट यही मैं भी आपसे ये पूछना थी कि रिकवरी एक बड़ा प्ले था, पुट्स वगैरह सारे ट्रेडर्स ने शॉर्ट कवर करे हैं बैंक्स में, क्योंकि कन्विंस नहीं है कि बड़ी गिरावट है या मामूली गिरावट है। दूसरा एक और बात, अगर आप देखिए अर्निंग्स की क्वालिटी अभी तक कहीं पे बहुत ब्लो आउट नेगेटिव नहीं है, मोस्टली इनलाइन है या फिर हल्के से बेहतर है। तो नंबर खराब नहीं है। एफआई के एफआई का डेटा डायरेक्टर साहब अगर हम दिखा सके मंथ टिल डेट, ईयर टिल डेट सब पॉजिटिव हो गया है, तो वहां से सपोर्ट आ रहा है। और ये जो फेड रेट वाला जो मामला है, यूएस मार्केट भले ही गिरे बट एशिया बहुत ज्यादा 40-50 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी इज नॉट एन इशू, और वो भी कवर अप हो जाए तो यू नेवर नो। एक खास बात ये देखिए, अर्निंग्स करीब 23 अर्निंग्स के नंबर आ गए निफ्टी में से, कोई भी बहुत बड़ा ब्लो आउट खराब नंबर नहीं है अभी तक। करेक्ट। लेकिन कल टाइटन की जो कमेंट्री आई है, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही है कि मार्च में और अप्रैल में डिमांड वीक रही है। और अब चलना देखना ये होगा कि पहले ऑफ कोर्स टाइटन कैसे रिएक्ट करेगा, वो बात अलग है। लेकिन उसी से थोड़ा सा पॉइंट को मैं आगे लेके जाता हूं कि आज हीरो मोटो का नंबर है और आज टीवीएस मोटर के नंबर है। इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, रूरल स्पेस, रूरल डिमांड और डाबर। तो डाबर, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर की कमेंट्री पे आपकी नजर रहेगी, क्योंकि वहां से आपको डिमांड कंज्यूमर का आइडिया लग सकता है। ठीक है। लेकिन ओवरऑल फ्लोज तो बहुत स्ट्रांग है। फ्लो स्ट्रॉन्ग है, एफआईज कैश में बाइंग भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग जरूर किया और थोड़ी सी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी उनकी नीचे आई है। डिम्पी से अभी एफएनओ का डेटा भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इनफैक्ट स्टूडियो में अब निकुंज भी हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर। उनसे समझते हैं कि वो इस वक्त मार्केट्स पर व्यू क्या बना रहे हैं, क्या करना चाहिए। मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, तो आप तो कह ही रहे थे बाय बाय बाय, एंड वी हैव सीन 18,100, 18,200 के पास हम टच हुए। यूएस मार्केट्स में गिरावट किस तरह की दिख रही है, फिर भी देखिए कल भी हम रिकवरी मोड में थे। लेकिन ये जो क्रूड की गिरावट है, स्लो डाउन की जो एक एंटिसिपेशन की बात की जा रही है, क्या हम इफेक्टेड हो सकते हैं? देखिए, मार्केट के अंदर जो नास्तिक है ना, आस्तिक कब बन रहे हैं। तब सबको लग रहा है हमने बाय क्यों नहीं करा। और एक अंग्रेजी में हम फोमो वर्ड बोलते हैं, बड़ा एक पॉपुलर वर्ड है मिलेनियल्स के लिए, फोमो, करेक्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। आज से 10 साल पहले जब ये वोकैबुलरी मैंने सीखी नहीं थी तो हम लेफ्ट आउट सिंड्रोम उसको अंग्रेजी में बोलते थे।
हिंदी में कई लोग और तरह के लोग बोलते खट्टे अंगूर बोलते हैं, अरे मार्केट तो क्या है, ऐसा ही है। पर मार्केट के अंदर जब प्राइस एक्शन आता है तो डिमांड हमेशा आती है, और मुझे इस समय ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से मार्केट नीचे आना चाहिए। वैल्यूएशंस महंगी नहीं है, नंबर्स अच्छे हैं। क्रूड में जो गिरावट आई है ऑप्टिकली आपके एक किसी कारण, क्रूड में गिरावट का कारण क्या है पहले वो समझते हैं। मगर जो क्रूड में गिरावट आई है उसका कारण मेरे हिसाब से स्पेकुलेटिव अनवाइंडिंग है, डिमांड क्रश की इतनी कंसर्न नहीं, इतनी डिमांड नहीं स्लो डाउन हुई है कि जिसकी वजह से क्रूड के अंदर गिरावट आए। तो जो क्रूड के अंदर डिमांड स्पेकुलेटिव, जब क्रूड के अंदर कोई डिमांड की वजह से गिरावट आती है तो हमेशा हम उसको वर्ल्ड की स्लो डाउन से अज्यूम करते हैं। मगर वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ के जो नंबर्स हैं सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ नेक्स्ट ईयर के अंदर इतने रिविजिट नहीं हुए। ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट नहीं हुआ है दुनिया के अंदर जिसकी वजह ग्रोथ कंसर्न आई है, जिसकी वजह क्रूड इतना गिरे। तो जाहिर सी बात है क्रूड के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ओपेक की प्रोडक्शन कट के बाद सब क्रूड में चढ़ गए थे, डॉलर इंडेक्स नीचे था, वो अनवाइंडिंग हो रही है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्लोज ठीक हैं, अर्निंग्स ठीक ठाक हैं, सिलेक्टिवली क्रूड के अंदर गिरावट है, वैल्यूएशंस महंगे नहीं हैं, तो मुझे कोई गिरावट का कारण नहीं दिख रहा है। देखो जी, जो क्रूड गिरा है इसकी वजह से कई हिस्से बाजार के एक्टिव हो गए हैं। आपका किसी पर्टिकुलर एरिया पे नजर है क्रूड की गिरावट के सिंपल ट्रेड्स क्या होती हैं? सिंपल ट्रेड्स क्रूड की होती है, क्रूड नीचे जाएगा पेंट ऊपर जाएगा, क्रूड नीचे जाएगा एयरलाइन उड़ेंगी, क्रूड नीचे जाएगा टायर्स रोल करेंगे। मुझे लगता है टायर स्टॉक्स पे नजर रखिए। टायर स्टॉक्स पे इसलिए नजर रखिए क्योंकि क्रूड तो नीचे है ही और रबर भी बढ़ नहीं रहा है। और टायर स्टॉक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की जो डिमांड आ रही है इस साल नॉर्मलाइज हो जाएगी। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, कई गाड़ियों में हमने देखा था महिंद्रा गाड़ियां बेचना चाहते थे मगर अवेलेबल नहीं थी, टाटा मोटर गाड़ियां बेचना चाहता अवेलेबल नहीं थी। जो कंपनियां होती हैं एक कॉन्सेप्ट यूज करती हैं जीरो इन्वेंट्री का। हम गाड़ी के टायर जब मंगाएंगे जब गाड़ी रेडी होगी, तो जब गाड़ी नहीं बिक रही हो टायर कैसे बिकेंगे? फिर मुझे लग रहा है कि रिप्लेसमेंट डिमांड बहुत आएगी। 2001 अब टायर जो रिप्लेस है ना जो 3 साल बाद करते हैं, तो 2020, 21, 22 में क्योंकि टायर हमने यूज ही नहीं कर रहे थे, रिप्लेसमेंट डिमांड उसकी अब आ रही है, तो टायर पंचर ही नहीं हो रहे थे जब टायर चल ही नहीं रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट डिमांड भी आने वाली है। तीसरा, इंडस्ट्रियल केपेक्स बढ़ गया है, हाईवेज बेटर हो गए हैं, ट्रैवल कम्यूट ज़्यादा है, हम एक्सपीरियंशियल बाइकिंग की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंशियल ट्रैवल की बात कर रहे हैं। फिर अब जो टायर स्टॉक्स है उसके अंदर, टायर कंपनीज के अंदर आज कंपनीज एक प्रीमियम ट्राई कर रही हैं, ब्रांडेड टायर ब्रांड से बिक रहा है। पहले हम बोलते थे टायर देते हैं, अब हम ब्रांड के लेते हैं। तो मेरे को लग रहा है सेक्टर के अंदर इस समय रॉ मटेरियल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइसिंग पावर, डिमांड, इन फैक्टर्स को जोड़ जाड़ करके मुझे लगता है टायर स्टॉक्स में नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल निकुंज, ये तो हुई टायर स्टॉक्स या ऑटो एंसिलरी की बात, लेकिन ऑटो सेक्टर की अगर बात करें, आज 2 कंपनियां एफएनओ की, हीरो मोटर कॉर्प और टीवीएस मोटर अपने नतीजे जारी करने वाली है, और ताज़ा डेटा भी ये कह रहे हैं कि अब मिनी कार्स का सेगमेंट जो है उसे छोड़ लोग एसयूवी सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ऑफ कोर्स रूरल डिमांड का भी एक फैक्टर है। हीरो मोटर और टीवीएस के अंदर एसयूवी नहीं है, ये 2 व्हीलर्स हैं। हाँ, बट रूरल डिमांड का एक फैक्टर है जिस पर फोकस रहेगा। नतीजों से कोई बड़े अनुमान नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट्स आपने वहां मुझे लगता है हीरो मोटर कॉर्प डार्क हॉर्स हो सकता है। मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में उछाल जब आता है या गिरावट जब आती है, जब कंसेंसस व्यू चैलेंज होता है, जब कंसेंसस व्यू आपका बुलिश होता है, मार्केट हम कहते हैं जी नंबर खराब है मगर स्टॉक कई बार नहीं गिरता है, बिकॉज कंसेंसस व्यू होता है कि नंबर खराब आने वाले थे। तो हीरो मोटर कॉर्प को लेकर के कंसेंसस व्यू कि हीरो मोटर कॉर्प इस समय एक प्रकार के जाल में फंस गया है और उसका एक्सपोर्ट ठीक नहीं हो रहा है, उसने ईवी में कुछ बड़ी छलांग नहीं मारी है और उसके डोमेस्टिक सेल्स के अंदर समस्या रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि वो मार्केट के अंदर कंसेंसस व्यू है, थोड़ा बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक अगर आ जाए, थोड़ा बहुत ईवी पे आ जाए, थोड़ा बहुत मार्जिन स्टेबलाइज हो जाए, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर उछाल आ सकता है। टीवीएस मोटर बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है। अगर आप टीवीएस मोटर का 2 साल का चार्ट का बात करें, अगर आप इसको देखें कि हीरो मोटर कॉर्प वर्सेस टीवीएस वर्सेस, अगर आप उसको बजाज ऑटो से कंपेयर करें तो टीवीएस मोटर, कल की बात ना करें साहब, 1 साल का चार्ट दिखाएं, 1 साल के अंदर टीवीएस मोटर ने लंबी छलांग लगाई है। 80% कमाल का उछाल होता है यार। मतलब ये बहुत महंगा शेयर है। सो चांसेस ऑफ द स्टॉक गोइंग डाउन आफ्टर लिटिल बिट ऑफ मिस इज हायर, and chances of Hero Motor Corp going higher with a little bit of beat is also high.
बिल्कुल सही, क्योंकि उम्मीदें बहुत कम है वहाँ पे हीरो मोटो में। टीवीएस मोटो में मार्जिन एक्सपेंशन के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर स्टॉक देखिए हम चलते कहते हैं ना, गए। मार्केट इज नथिंग एल्स बट साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। आपको वही समझना चाहिए, आपको क्या पसंद है, क्यों पसंद है, किस कारण से पसंद है, और कंसेंसस में क्या है, भाव में क्या है, उसके विपरीत आप पोजीशन लीजिए, बड़ा पैसा बन सकता है। ठीक है, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज ये सारे एनालिसिस के लिए। तो ये तो कुछ की इवेंट्स और की स्पेसेस हैं जो निकुंज वॉच कर रहे हैं, इस पर आप भी नजर रखें। लेकिन आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, हमारे एक्सपर्ट्स आज कैसे ट्रेड करेंगे इंडेक्स पर, और स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होगी। पैनल पर हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ राहुल घोष हैं, और चलिए उनसे बात करते हैं। डिम्पी भी है, इनफैक्ट हम डिम्पी से एफएनओ का डेटा लेना तो आज भूल ही गए। डिम्पी बताएं, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो थोड़ी सी तो एफआईएस के नीचे आई है, लेकिन विक्स जिस तरह का बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हैं कि बाजार कंफर्टेबल है हायर लेवल्स पर। कैसे देख रहे हैं एफएनओ में क्या किया है एफआईएस ने? इसलिए मैं ज़रा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बताता जाता हूँ। निफ्टी के अंदर माइल्ड अनवाइंडिंग हुई है, बैंक निफ्टी के अंदर माइल्ड अनवाइंडिंग हुई है, प्रीमियम की जगह डिस्काउंट है, यानी कि बाजार एक दायरे में ट्रेड करेगा, इससे दायरे को ब्रेक नहीं करने की अभी अटेम्प्ट लेगा। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखें तो 1 के आसपास चल रहा है, बुल्स ग्रिप थोड़ी टाइट है, आप इसको भी मान के चलेगा, जल्दी जल्दी अपने सपोर्ट्स को ब्रेक करेगा नहीं, तो रेजिस्टेंस को भी जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा। आते हैं विक्स पे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 11 से 13 के बीच में है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, आपको जो मिलेगा वो गैप के साथ मिलेगा, कोई बड़ी तेजी बड़ी मंदी की अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात एफआईएस की खरीदारी बिकवाली की, कैश और ऑप्शंस दोनों के अंदर खरीदारी हुई है, काफ़ी दिनों के बाद खरीदारी हुई है, इसलिए सपोर्ट पक्के कर देंगे, जो आपसे शुरुआत में कह रहा हूँ 18,000 वाले लेवल से। आते हैं ऑप्शंस के डाटा पर, 18,000 एक अहम सपोर्ट है, बैंक निफ्टी के लिए 43,000 अहम सपोर्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस भी उतने ही पक्के हैं, जो कि 18,200 और 43,500 के हैं। रही बात एफआईएस की लॉन्ग पोजीशंस की, तो वो 45% हो गए, एक झटके में 5-6% कम हुआ है, परसों तक 51% थी, और रिटेल की होल्डिंग हो गया 48%, ये 1% से बड़ी है। ये तो एफएनओ के सारे डेटा और सारी पोजीशनिंग है। ट्रेंड इस वक्त अनवाइंडिंग का नजर आ रहा है। जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात आई है, ट्रेडिंग आइडियाज क्या और इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स क्या डेवलप कर रहे हैं, इस पर अब फोकस करते हैं। रत्नेश और राहुल दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। शुरुआत रत्नेश आपसे करेंगे। 6 दिन की तेजी हमने देखी, उसके बाद मुनाफा वसूली और ये रैशनल अप्रोच था बाजार का, लेकिन 18,100 के इर्द गिर्द सेंटिमेंट्स इस वक्त मार्केट के कैसे दिख रहे हैं? गिरावट में अब भी खरीदारी के मौके ढूंढेंगे आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। डेफिनेटली मानसी जी, बाजार में आप देखेंगे 5-6 दिन के 7-8 दिन के कंटिन्यू तेजी के बाद में एक थोड़ा सा पॉज तो जरूर बनता है। डेली चार्ट पर लास्ट टाइम में जब आप लोगों के साथ में मैंने बोला था, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया, डेली चार्ट में निफ्टी ने दिया है, जिसका टारगेट डेफिनेटली 18,500 18,600 तक आता है, बट डेफिनेटली वन वे तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज लेगा। सभी अपने की एवरेजेस के ऊपर निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। अगर ऑप्शन डेटा भी देखेंगे तो आप 18,200 18,100 पे कहीं पे कॉल राइटर एक्टिव है, वहीं पे 18,000 17,800 पे पुट राइटर एक्टिव है। तो ये इंडिकेट भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं बाजार में नीचे में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी भी जरूर कायम रहना चाहिए। कल के चार्ट में एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन बना है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे में थोड़ा सा सपोर्ट वापिस से बाजार को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बाजार में अगर कहीं पे 18,000 का लेवल के आसपास कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाइंग करना चाहिए। वहां पे स्टॉप लॉस भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में रहेगा, जो कि 17,950 का बैठेगा, और ऊपर में टारगेट फिर से हमको 18,100 18,150 ये देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे चार्ट, तो इसका आउट परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंटिन्यू बना हुआ है, और ऐसा लगता है कि बना हुआ रह सकता है, क्योंकि इसमें कॉल राइटर जो एक्टिव है करीब 43,600 700 इस पे एक्टिव है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं 43,500 600 तक तो इसमें अभी स्ट्रीम बनी भी है। और पुट राइटर का भी आप डेटा देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें 43,000 पे काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। तो इससे भी ये एक मैसेज जाता है कि बैंक निफ्टी का जो आउट परफॉर्मेंस है वो बना हुआ रहना चाहिए, और इसमें ही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनी रहेगी। और मेरा ये थोड़ा सा मानना है कि थोड़ा सा मोमेंटम हमको ज्यादा जब कहीं इंडाइसेस में पॉज मिलेगा, कंसोलिडेशन मिलेगा, तो मिड कैप में थोड़ा सा मोमेंटम हमको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है, तो उस पर नजर रहनी चाहिए। चलिए, ये तो हुआ आपका इंडेक्स पे व्यू। राहुल से भी समझते हैं। राहुल, क्या करेंगे आप आज इंडेक्स पे? एसजेएक्स निफ्टी थोड़ी सी गैप डाउन दिखा रहा है, चेस करेंगे, बाय ऑन डिप्स करेंगे, क्या करना चाहिए स्ट्रैटेजी? नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो पहले तो अगर आप निफ्टी का इंडेक्स देखेंगे तो 18,000 पे शॉर्ट स्ट्रैडल्स मे सीरीज का है, और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 43,000 पे शॉर्ट स्ट्रैडल्स बने हुए हैं। इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है, जो ऑब्वियस डायरेक्शन है, ज्यादा रनअवे रैली होगा नहीं।
नाउ बाइंग लेवल्स की बात करते हैं तो निफ्टी का बाय लेवल करंटली 17,850 और 17,650 के बीच में है, या तो 18,220 के ऊपर है। आई रिपीट, 18,220 के ऊपर बाय कर सकते हैं या 17,850 और 650 के बीच में बाय कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब भी इंडिया विक्स गैन थ्योरी करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी इंडिया विक्स गैन थ्योरी के लेवल को क्रॉस किया है लास्ट 14-15 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो तब एक 2% मूव हुआ है ईदर डायरेक्शन मोर देन 75% ऑफ द टाइम, और ये कल हुआ है। ये जो इंपॉर्टेंट गैन लेवल है ये कल क्रॉस हुआ है, इंडिया विक्स हैज क्रॉस दिस। तो 75% ऑफ द टाइम के ऊपर आप देखेंगे कि 2% मूव ईदर साइड पे हुआ है, जो कि निफ्टी के केस में ऑलमोस्ट 400 पॉइंट है, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बैंक निफ्टी के साइड में अगर आप आएंगे तो अगर रैली भी होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, 44,200 के ऊपर नहीं जा सकता है। बाइंग की बात कर ले तो 42,500 और 42,800 के बीच में बैंक निफ्टी लॉन्ग जा सकते हैं, जो अगर आज गैप डाउन खुल रहा है, जो 60-70 पॉइंट्स का निफ्टी दिखा रहा है, तो इसी रेंज में बैंक निफ्टी भी आएगा। ठीक है, चलिए फिर कुछ स्टॉक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। हम अपने रिसर्च मेंबर्स को लेके आएंगे जल्दी, बड़ी ब्रोकरेजेस और कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ पे आपकी नज़र रहनी चाहिए खबर के चलते। लेकिन अपने पैनलिस्ट से एक बार जान लेते हैं कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ उनके रेडार पे हैं। राहुल, चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात बताइए। तो क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुल रहा है, अबाउट 60-70 पॉइंट्स जो मैंने सुबह देखा, दो लॉन्ग साइड के आइडियाज है, बट थोड़ी नीचे का लेवल है बाइंग के लिए। दोनों स्टॉक्स इंडिया मार्ट और मारुति है। इंडिया मार्ट का लॉन्ग का लेवल है 5445, स्टॉप लॉस होगा 5200 और टारगेट होगा 5795। दूसरा मारुति में लॉन्ग है अराउंड 8645 एंट्री होगा, जो थोड़ा सा नीचे है करंट मार्केट प्राइस से, स्टॉप लॉस होगा 8400 और टारगेट होगा 8898। एक और चीज, अंबुजा सीमेंट शॉर्ट के लिए देख सकते हैं, इंट्राडे देख सकते हैं। अगर मार्केट निफ्टी से वीकर अंबुजा सीमेंट ट्रेड कर रहा है तो एक इंट्राडे, प्योरली इंट्राडे होगा कि अगर अंबुजा सीमेंट निफ्टी से वीकर ट्रेड कर रहा है तो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस पैटर्न है अंबुजा सीमेंट के ऊपर जो मटेरियलाइज हो सकता है। दोनों लॉन्ग के स्टॉक्स जो मैंने बताए हैं उसमें डिमांड जोन है जो मैंने लेवल दिया हुआ है, और अब हायर हाइज हायर लोज भी बना रहे हैं आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, इसीलिए दोनों लॉन्ग सजेस्ट किए हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पर दोनों लॉन्ग के मौके लगते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि ज़्यादा तेज रैली बाजार में शायद नहीं दिखेगी, इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है आपकी, ठीक है। अब आज के बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स कहाँ हैं, नंबर्स के बाद भी कई सारे रिपोर्ट्स आई हैं, ममाक्षी ने कंपाइल किया, ये समझते हैं। ममाक्षी बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टाइटन के साथ। हम देख रहे हैं कि चौथे तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस आ रहे हैं। चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक आए हैं। मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है ग्रोथ को लेकर, मगर जो सेगमेंटल मार्जिन्स हैं वो अनुमान से थोड़े कमज़ोर आए हैं, पार्शियली लोअर गोल्ड रेट्स के चलते। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की राय आ रही है टारगेट प्राइस 3003 के साथ। जेफरीज की तरफ से हालांकि होल्ड की राय है टारगेट प्राइस 2550 के साथ। इसके अलावा एबीबी इंडिया भी फोकस में रहेगा। मैक्वारी का मानना है कि कंपनी ने हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लो रिकॉर्ड किया है, काफ़ी मजबूत एग्जीक्यूशन और डबल डिजिट ईबिट मार्जिन्स अक्रॉस मोस्ट सेगमेंट्स देखने मिले हैं, और इसी के चलते मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है टारगेट प्राइस 3750 के साथ। अनुपम रसायन भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज का मानना है कि चौथे तिमाही के नतीजे अनुमान से कमज़ोर है। इन्वेंट्री डेज रिडक्शन हालांकि लेस देन गाइडेड आया है, और इसी के चलते डाउनग्रेड किया है उन्होंने अपनी राय, खरीदारी की राय से डाउनग्रेड कर अंडर परफॉर्म की राय दी है, मगर टारगेट प्राइस उन्होंने 965 तक बढ़ाया है। इसके अलावा हैवेल्स भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज का मानना है कि कंज्यूमर ऑफटेक सॉफ्ट नज़र आ रहा है और इंडस्ट्रियल डिमांड हालांकि थोड़ी हेल्दी नज़र आ रही है, और जो मोस्ट पॉजिटिव्स नज़र आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्टेड है, और इसी के चलते जेफरीज ने हैवेल्स पर अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है, मगर टारगेट प्राइस उन्होंने 1280 से बढ़ाकर 1335 कर दिया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे आवास फाइनेंसियर्स पर। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि नेट इंटरेस्ट इनकम और AUM लार्जली इन लाइन विद एस्टिमेट्स रहे हैं। डिस्पर्समेंट्स इन AUM में काफ़ी मजबूत ग्रोथ नजर आई है, मगर MD की तरफ से जो रेजिग्नेशन आया है वो स्टॉक के लिए नियर टर्म ओवरहैंग रह सकता है, और इसी के चलते इक्वल वेट की राय उन्होंने बरकरार रखी है टारगेट प्राइस 1900 के साथ।
ओके वामाक्षी, थैंक्स फॉर दैट। तो ये है ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट होता हुआ इस वक्त अगर कोई स्टॉक है तो वो मॉर्गन स्टैनली पर आवास फाइनेंशियर्स की जो रिपोर्ट आती हुई दिखी है। इक्वल वेट रेटिंग तो है, लेकिन मैनेजमेंट रेजिग्नेशन की खबर जो है अजय, ये कैसे प्ले आउट करेगी? देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आवास फाइनेंशियर्स एक बड़ा पसंदीदा स्टॉक है HNI और पोर्टफोलियो PMS। आज तो करीब 40 से 50 PMS मैनेजर्स हैं देश भर में। तो ये जो मैनेजमेंट ने जो रिजाइन किया है ना, सुशील कुमार अग्रवाल जी ने, इसके ऊपर बहुत बेट कर रहे थे लोग। मैं आपको 1 साल का या 2 साल का आवास का स्टॉक भी दिखाना चाहूंगा। आपको मालूम चलेगा कि आवास, इनफैक्ट अभी वो हांगकांग से 2 महीने पहले एक FII बैठे थे हमारे चैनल पे, आवास बता के गए। क्या नाम था उनका? अयाज। और बहुत सारे, ये देखिए, थोड़ा लंबा ग्राफ लेके आए डायरेक्टर साहब। आवास फाइनेंशियर्स का IPO भी बड़ा चर्चित हुआ था और लोग इसको, इस स्टॉक को पसंद करते हैं मैनेजमेंट क्वालिटी की वजह से। उनको लगता है कि ये बहुत वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ ब्रोकरेजेस का ये भी मानना है कि जो टीम है ना इनके चारों तरफ, वो बहुत स्टिकी थी लीडर की वजह से, इनकी वजह से। तो अब लोगों को ये मानना है कि अगर इन्होंने मैनेजमेंट चेंज हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ये स्टॉक आज प्रेशर में आ सकता है, ये मैनेजमेंट चेंज के चलते। आपने देखा होगा कैनफिन होम्स, बड़ा वैल्यू क्रिएटर, कौसगी जी गए थोड़े दिन के लिए, 3-4 महीने के लिए स्टॉक घट गया था बहुत ज्यादा और साइडवेज रहा। तो ये नहीं कि कोई दूसरा नहीं आ सकता इनसे ज्यादा काबिल, लेकिन कुछ मीडियम टर्म में इस स्टॉक के ऊपर आप बना के रखें। ये अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है एक्चुअली खरीदने की। तो ये बताना जरूरी है। 50% अपने हाई से गिर चुका है, तो हो सकता है मे बी, यू नेवर नो, यहाँ से और घटेगा तो इसके अंदर वैल्यू आ सकती है। से लेंगे इसे। इस वक्त की जो खबर है, इस खबर के बाद हो सकता है कि स्टॉक में एक मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनसाइड दिखे, लेकिन वैल्यू बनेगी या नहीं, इस पर आगे और बातचीत होगी। ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स भी यहाँ पर है। लेकिन त्रिमूर्ति सेगमेंट में क्या है खास? आज त्रिमूर्ति सेगमेंट के में केमिकल प्लेस पर भी खबर है और इसके अलावा भी कौन से स्टॉक्स हैं, आइए जानते हैं। सौमित हमें बता रहे। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले HG इंफ्रा फोकस में रहेगा। वहाँ पे अनाउंसमेंट ऐसा है कि कंपनी अपना 100% स्टेक 4 हैम प्रोजेक्ट्स में बेच चुकी है। अब जो इक्विटी वैल्यू कंपनी ने डिराइव किया है ये स्टेक सेल से, वो करीब 530 करोड़ का है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी का सिर्फ 330 करोड़ का था। तो क्लियर कट 200 करोड़ का इक्विटी गेन देखने को मिल रहा है कंपनी के लिए। और जो डील की वैल्यूएशंस है वो करीब 1.6 टाइम्स पे है, जो कि मैनेजमेंट ने जो गाइड किया था करीब 1.4 टाइम्स के आसपास होगा, उससे ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट HG इंफ्रा के लिए आया है। सेकंड है अनुपम रसायन। अगर आप ये स्टॉक को देखेंगे तो फेब के लो से करीब 100% डबल हो चुका है ये स्टॉक। और फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स उसके सामने अगर आप देखेंगे तो वीक आया है। जेफरीज ने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को अंडर परफॉर्म रेटिंग पे। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे चल के जो रैंप अप होगा फ्लोरिनेशन बिजनेस पे वो थोड़ा स्लोअर देन एक्सपेक्टेड होगा। और वैल्यूएशंस आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं और इसी कारण उन्होंने ये स्टॉक को डाउनग्रेड किया है। और आखिर में ABB इंडिया, ये स्टॉक कंटिन्यू फोकस में रहेगा। कंटिन्यूसली ये स्टॉक काफ़ी अच्छे सेट ऑफ नंबर्स रिपोर्ट कर रहा है। Q4 के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बीट देखने को मिला है ऑल फ्रंट्स में, रेवेन्यू, एबिटा, नेट प्रॉफिट। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो जो बीट आया है ये इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट का जो प्रॉफिट नंबर था वो काफ़ी उम्दा आया है और उसी कारण ये बीट देखने को मिला है। ऑर्डर इनफ्लो की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लो कंपनी ने रिकॉर्ड किया है। ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ देखने को मिला है ऑर्डर इनफ्लो में, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन था जिसकी वजह से बीट ऑल फ्रंट्स में थे नंबर्स के। और डबल डिजिट एबिट मार्जिन्स अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स देखने को मिला है ABB इंडिया के मार्च एंडेड क्वार्टर के रिजल्ट्स में। ठीक है, तो ये 3 बड़े स्टॉक्स आपने लिए। ABB की बात करते हैं। चलिए, ABB हमने देखा कि कंसेंसस जो था उसको बीट ही किया है, चाहे वो रेवेन्यू हो, एबिटा हो या फिर पैट हो। और इनफैक्ट हाईएस्ट क्वार्टरली इनफ्लोज भी रहे हैं ABB पे। ABB पे क्या ट्रेड बनता है आज, राहुल बताएं। बाय का ट्रेड होगा, आप लेंगे, चल क्यों की रहा है? ABB जब ग्लोबल कमेंट्स आए थे तब से इसमें मूव शुरू हो गई थी। तो ABB एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम पे हाई पे चलता है लोग हमेशा सोचते हैं कि इसको बेच देना चाहिए क्योंकि बहुत हाई चला गया है। बट एक्चुअली कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो स्टॉक चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। जब तक 3395 को नहीं तोड़ता है वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। और 3510 3520 तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ही दिखा है। चलिए, ABB यहाँ से भी और ज्यादा तेजी के आसार नजर आ रहे हैं और नतीजे भी पॉजिटिव। रत्नेश, आपने शायद आपके ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर नहीं किए, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि थोड़ा सा मिड कैप पे ध्यान देना चाहिए, तो मिड कैप स्टॉक आइडिया शेयर करना चाहूंगा। पहला SJVN रहेगा। इसमें काफी अच्छा एक ब्रेकआउट वॉल्यूम एक्टिविटी साथ में हमको देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में एक बहुत पॉजिटिव फॉर्मेशन हमको देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से
35 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 43 रुपीज का टारगेट आएगा। सेकंड वन रहेगा कोचिन शिपयार्ड, एक डिफेंस स्टॉक में लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला, उसके बाद में इनमें वापिस से ब्रेकआउट एक्टिविटी देखने को मिल रही है, तो 540 का स्टॉप लॉस रहेगा और 565 का टारगेट रहेगा। इन दो स्टॉक्स के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि सभी टायर स्टॉक्स में काफी अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, तो टायर स्टॉक्स में भी थोड़ा शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए लिहाज से खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। ओके, ठीक है। सो आप SGVN को तो एक ऑर्डर भी मिला जिसकी वजह से आज उसमें एक मूवमेंट हो सकती है, और ठीक है, आपके भी बाय के ट्रेड्स हैं रत्नेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा पूजा के पास। कुछ और स्टॉक्स कल मार्केट आवर्स के बाद बहुत सारे स्टॉक्स आए हैं जिसमें आज एक्शन होगा, कुछ में कल ही स्टार्ट हो गया था, वो सब जान लेते हैं पूजा से। गुड मॉर्निंग पूजा। जी गुड मॉर्निंग। नतीजों पर बात करें तो अहम नतीजों में टाटा केमिकल्स ने अपने नतीजे घोषित किए और काफी मजबूत नंबर्स आए हैं। आय में 27% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज किया और मुनाफा अगर देखेंगे तो 62% से बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, तो ये एक नंबर आया था। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के भी नंबर्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 44% की ग्रोथ, मुनाफे में 29% की ग्रोथ, और अगर डिसबर्समेंट देखेंगे तो वहां पर 65% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के अलावा केईसी इंटरनेशनल के भी नतीजे आए और यहाँ पर भी नंबर्स मिले जुले दिख रहे हैं। मुनाफा घटा है कंपनी का 36% से, लेकिन बाकी नंबर्स काफी स्ट्रांग है। आय में 29% की बढ़त और जो कामकाजी मुनाफा है कंपनी का वहां पर 13% की ग्रोथ दर्ज हुई है। इसके अलावा एक और मिड कैप स्पेस से ही सोना कॉमस्टार ने भी अपने नतीजे घोषित किए हैं। यहाँ पर भी नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं। आय में 35% की ग्रोथ हुई है, कामकाजी मुनाफा 50% बढ़ा है कंपनी का, और इनके कुछ सेगमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। वी जो सेगमेंट है इनका, वहां पर हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट किया है, तो स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। ओवरऑल अगर कुल मिला के बात करें तो ज्यादातर नंबर्स आज अच्छे ही नजर आ रहे हैं। नंबर्स आप बता रही हैं पूजा हमें, और इनफैक्ट एक खास सेट ऑफ नंबर्स, चलिए ठीक है, इन पे तो ट्रेड डिस्कस करेंगे ही आगे कि टेक्निकल ट्रेड्स क्या होने चाहिए इन पर, लेकिन इस बीच हमारे साथ मयूरेश जोशी भी पैनल पर बन गए। मयूरेश, मॉर्निंग टाटा स्टील के नंबर्स को आपने कैसे एनालाइज किया? क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट्स में तो स्टील डिमांड और यहाँ पर तो बड़े हैं। इनफैक्ट टीवी नरेंद्रन के साथ तो अजय ने इंटरव्यू भी किया। एक्सपोर्ट मार्केट से कंसर्न लगातार आ रहे हैं। अजय, आपके इंटरव्यू में सुन रही थी, नीदरलैंड्स को स्पेशली उन्होंने बात की। देखिए टाटा स्टील बहुत शानदार काउंटर है। हाँ। एक तो बहुत ज़्यादा चला नहीं है, दूसरा टाटा स्टील में जब घूमेगा ना चक्का, जैसे कहते हैं देसी में, जब घूमेगा, मेरे को लगता है कि वो 1-1.5 क्वार्टर में घूम जाएगा। क्योंकि अगर आप उनकी कमेंट्री पे ध्यान दें, मयूरेश, मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं, लास्ट टाइम मैंने बताया था जब इस बारे में बात की थी, अभी 10-15 दिन पहले, तो 105 के नीचे टाटा स्टील जाता ही नहीं है। पूरी दुनिया कहीं कहीं आ गई, 100 तो तोड़ता ही नहीं है, तो एक बेस फॉर्मेशन वहां बहुत मजबूती हो रही है। ठीक है। और कल की कमेंट्री में नरेंद्र जी ने खास तौर पर बोला है कि नेदरलैंड नेक्स्ट क्वार्टर में बॉटम आउट हो जाएगा। मैंने सुना 1 या 2 क्वार्टर की बात है बस। 1 या 2 कंजर्वेटिव कंपनी है, 1 क्वार्टर में बॉटम हो जाएगा। बाजार थोड़ी वेट करेगा नेदरलैंड के बॉटम होने का, वो तो पहले चलना चालू कर देगा। तो यानी सबसे बड़ा ड्रैग जो उनके बिजनेस पर है वो यूरोपियन मार्केट है। अगर वो यूरोपीय के 3 पार्ट हैं। हाँ। लेकिन नेदरलैंड इतना बड़ा इश्यू नहीं है, इश्यू यूके है। यूके में अगर कोई, वो थोड़ा पॉलिटिकल भी है, वो सॉल्व हो गया तो ये आपको 125-130 से मिलेगा। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय है। बट मैं ये जानना चाहूंगा मयूरेश से, मयूरेश, टाटा स्टील में एक अच्छी चाल बनने के क्या कारण हो सकते हैं? मॉर्निंग अजय, मॉर्निंग प्रियंका एंड मॉर्निंग मानसी। नहीं, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक 2-3 की रीजंस है। एक, आई थिंक जो इनका ओवरसीज ऑपरेशंस है, स्पेसिफिकली यूके की अगर हम बात करें, वहां पे ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ रेट इंक्रीजेस और जो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 quarters, बट सेकंड हाफ में स्पेसिफिकली एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर रिकवरी स्टार्ट होनी चाहिए। When it comes to domestic demand, I think domestic demand has been very, very resilient. मुझे नहीं लगता किसी ने भी स्ट्रीट पे अनुमान लगाया था जो इन EBITDA 16,200 का पोस्ट किया है पर टन। Nobody on the street probably had this expectation. इसलिए I think जो गवर्नमेंट और इंफ्रा स्पेंडिंग हो रही है, इसके वजह से डोमेस्टिक डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग। नेट डेट कम किया है इन्होंने टू अ सर्टेन एक्सटेंट, 3,900 करोड़। एंड इवन विद द केपेक्स प्लान्स दैट दे हैव गॉट, आई थिंक बहुत कैलिब्रेटेड वे में केपेक्स होगा अगले कुछ वर्षों में, जिससे फ्लैट्स और लॉन्ग्स दोनों इक्वेशन आई थिंक अप्रोप्रिएटली बैलेंस्ड होंगे। एचआरसी प्राइसेस एट द करंट लेवल, इंपोर्ट्स का थोड़ा खतरा जरूर है एट दिस जंक्चर, बट एचआरसी प्राइसेस आर स्टिल होल्डिंग वेरी, वेरी स्ट्रॉन्ग।
दो चीजें अजय, आई थिंक फॉर स्टील एंड मेटल कंपनीज इन जनरल, आई थिंक जब ये फेज होता है मार्केट का, जब डिमांड कॉन्ट्रैक्शन होता है, व्हेन देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप कि अगले 2-3 क्वार्टर के लिए अर्निंग्स की विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है, कैपेसिटी एडिशंस होते नहीं है, इन्वेंट्री लेवल्स लो रहते हैं सिस्टम में बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर, आई थिंक द बेस्ट टाइम इन टर्म्स ऑफ सिक्लिकलिटी अगले 1-2 तिमाही दे देंगे फॉर दीज काउंटर्स, क्योंकि यही टाइम फेज में ये काउंटर्स बॉटम अप हो जाते हैं, बॉटम आउट हो जाते हैं। मेरे खुद के हिसाब से आई थिंक बाय द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर अर्निंग शुड स्टार्ट शोइंग रेजिलियंस एंड ग्रोथ एज वेल, व्हिच मींस आई थिंक अगले कुछ वीक्स में, 1-2 क्वार्टर में आई थिंक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अकाउंट में होती है। हमेशा आई थिंक मेटल कंपनीज में बॉटम ऑफ द साइकिल में इन्वेस्ट करना चाहिए। टाटा स्टील के चार्ट्स पर भी नजर रहेगी, फंडामेंटल आउटलुक भी आपको मिला है और स्टॉक में ड्यूरिंग द डे किस तरह का मूवमेंट नजर आएगा इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा जिन स्टॉक्स को हम स्पॉट करते हैं उन स्टॉक्स में एक इम्पैक्ट भी आता है और ऐसी एक कह सकते हैं कि ताज़ा एग्जाम्पल बजाज इलेक्ट्रिकल्स का काउंटर था जिस पर विस्तार से हमने बातचीत की और कल फिर सेकेंड हाफ ऑफ द डे में हमने वहां पर एक मजबूती भी देखी थी। आगे बढ़ते कुछ और स्टॉक्स का डिस्कशन करते हैं। पूजा थोड़ी देर पहले एक्शन 5 स्टॉक्स की लिस्ट में कई सारे शेयर्स बता रही थी जिनमें अच्छी खबरें थी और साथ ही नतीजों के दम पर एक्शन दिख सकता है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कल हम देख रहे थे मजबूती के साथ स्टॉक में ट्रेड था, नंबर्स पॉजिटिव हैं। रेवेन्यूज की अगर बात करें, चोला इन्वेस्ट 44% तक की बढ़त रेवेन्यूज के फ्रंट पर दिखी और साथ ही मुनाफे का आंकड़ा भी है। अजय ऑलमोस्ट 30% के अपने अच्छे नतीजे हैं। ये चोला बहुत ही शानदार कंपनी है। स्टॉक थोड़ा करेक्टिव फेज में चला गया था, लेकिन ये रिजल्ट के बाद मुझे लगता है 30% 35% का एयूएम ग्रोथ, डिसबर्समेंट ग्रोथ चार्ट्स पे लेके आई है। डेज हाई पे बंद हुआ, एक महीने का चार्ट लिखिए डेटा साहब। एक और बात आप देख रही हैं मानसी, क्वालिटी एनबीएफसीज अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। उधर पूना वाला फाइनेंस ने 40% की ग्रोथ दी। चोला इन्वेस्टमेंट देखिए 13%, 100 रुपए चला एक महीने में। मेरा पूरा फोकस इस समय एनबीएफसी। यूग्रो कल देखा आपने? यूग्रो कैपिटल हमने स्टोरी कितने में की थी? 150 रुपए पे, 150 रुपए, कल 200 रुपए पे बंद हुआ है। जहां नंबर्स हैं तो ये कोई दुनिया की आदमी आपको कहे अर्निंग्स, अंडर परफॉर्मेंस और अंडर ओनरशिप मिल जाते हैं ना तो जोर से चलते हैं। तो ये पूरा एनबीएफसी स्पेस, चोला, पूना वाला, यू ग्रो, आज एचडीएफसी का रिजल्ट भी है। ये मिड टियर एनबीएफसीज जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ओनरशिप कम है, नजर रखिए। टेक्निकल चार्ट चेक भी ले लेते हैं। रत्नेश आप बताइए, एनबीएफसीज में सारे के सारे स्टॉक्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, पूना वाला, फिनकॉर्प, चूला इन्वेस्ट और साथ ही यूग्रो कैपिटल, इन तमाम स्टॉक्स में हम देख रहे हैं स्लो इवेंचुअल पॉजिटिव मूवमेंट्स है, क्या राय होगी? बिल्कुल, तीनों का स्टॉक का काफी अच्छा सेटअप बना हुआ चार्ट पे। चोला फाइनेंस तो ऑल टाइम हाई पे अपना चल रहा है, कंटिन्यू हाई राइज फॉर्मेशन पे बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती रहेगी। कहीं पे भी थोड़ा सा डीप आकर आता है 850 रुपए के आसपास में, तो इसमें और अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मुझे लगता है आने वाले समय में 950 950 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। पूना वाला फिनकॉर्प का देखे तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। कल के सत्र में थोड़ी सी एक्टिविटी देखने को मिली थी। एक जो इसको अभी इमीडिएट हर्डल आ रहा है वो 335 रुपए के आसपास का आ रहा है। एक बार वहां पे निकलेगा तो फ्रेश ब्रेकआउट इसमें हमको देखने को मिलेगा, जो कि फिर इसको मेरे हिसाब से 360 370 रुपए तक ले लेके जाएगा। फिर वहां पे हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 315 रुपए का। तो ये दोनों स्टॉक में मेरे हिसाब से अच्छा एक सेटअप बना हुआ। उग्रो कैप का देखे तो ग्राउंडिंग फॉर्मेशन कंप्लीट करने की ओर है। इसका जो इमीडिएट टारगेट आ रहा है 211। कल के सत्र में एक अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली। अपने की एवरेजेस 200 मूविंग एवरेज और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें कंटिन्यू वॉल्यूम और 18 अप्रैल को भी एक अच्छा वॉल्यूम एक्टिविटी हुई थी इसके अंदर। इसके बाद में फरवरी में भी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है। तो मुझे इमीडिएट टारगेट इसका 211, फिर उसके बाद में 225 तक का दिखता है। स्टॉप लॉस बनेगा 170 रुपए का। 70 का आप स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से भी आपको अपसाइड पोटेंशियल दिखता है 30% चलने के बाद भी। ठीक है, ये तो रही यूग्रो पे बात। अब हमारे साथ कुणाल बोथरा भी बने हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो आज क्या ट्रेड्स ले रहे हैं। मॉर्निंग कुणाल, क्या ट्रेड्स लेंगे आप? कल बैंक्स में जिस तरह की रिकवरी दिखी, क्या आज प्रेशर थोड़ा सा एसजीएक्स निफ्टी पर दिख रहा है? बैंक्स तो फिर भी बेटर है निफ्टी से, क्या व्यू बनेगा? बैंक स्टॉक्स लेंगे, कहाँ ट्रेड देख रहे हैं आज? धन्यवाद शुभ इन्वाइट करने के लिए। मेरा मानना है कि हम कंसोलिडेट कर रहे हैं इंडाइसेस में, तो एक्शन हो सकता है कि थोड़ा सा मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्पेसिफिक हो सकता है मार्केट्स में। तो दो बाय कॉल रहेगी। मिड कैप एंड में ज्यादा एम्फोसिस रखूंगा। पहला रहेगा बाय हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स पे, HSCL। क्लासिकल ब्रेकआउट, कल भी हमने देखा कि स्टॉक अपने डे हाई पे क्लोज करके क्लोज हुआ था 115-16 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है स्टॉक में, तो मैं बाय की सलाह दूंगा। स्टॉक पे 120 का टारगेट रख सकते हैं।
स्टॉप लॉस 113.50 का रख सकते हैं इस पे। और एक्शन कंस्ट्रक्शन, ये भी एक बहुत ही बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट का पैटर्न काफी क्लियर ऑब्जर्व हो रहा है चार्ट्स पे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो इसको भी बाय सजेस्ट करूंगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन पे 455 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 431। कुणाल, आज आप ऑफिस में नहीं दिखाई दे रहे हमारे स्टूडियोज में। कहाँ हैं आप? मुंबई में कहीं अपने दफ्तर में या राजस्थान पहुंच गए? अपने दफ्तर में। ओके, चलिए, यहाँ आते हैं तो हम रौनक बढ़ जाती है थोड़ी स्टूडियो की, 2-4 स्टॉक्स और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट कई सारे और स्टॉक्स पे डिस्कस हुए। पूजा ने नंबर्स पर कई स्टॉक्स और बताए। इनफैक्ट SJVN पर एक ऑर्डर था, सुलाफिन आर्ट्स के भी नंबर अच्छे आए हैं, वहाँ पर भी हाईएस्ट एवर सेल्स है। कुछ और नंबर्स भी हैं, तो ट्रेड्स कहाँ और बनते हैं? वेरी क्विकली रत्नेश, और कोई स्टॉक आपके रडार पर है? बोला तो डेफिनेटली कि हमारे रडार पे हमने इसको कवर भी करा है 370-80 रुपए से। इसमें एक अच्छा सेटअप बन रहा है, 375 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसमें आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 420-425 रुपए तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने स्टार्टिंग में टायर स्टॉक्स का बोला था, तो जेके टायर में एक राउंडिंग फॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी दिख रही है। तो जेके टायर में भी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी तेजी हमको देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। ये अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के करीब आ चुका है। तो 225 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिहाज से दे रहा हूँ, 225 रुपए के टारगेट, और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 175 का। एक ऑटो एंसिलरी में एक रिसेंट लिस्टिंग है, लेकिन वो बाकी ऑटो एंसिलरी से, ट्रेडिशनल ऑटो एंसिलरी से बड़ी डिफरेंट है। वो है सोना कॉमस्टार। कल उसका नंबर आया, स्टॉक में करेक्शन पेश हो चुका है ऑलरेडी, और 300-400 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सटेंशन है, मामूली नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू एडेड ऑटो एंसिलरी है, ये रेगुलर ऑटो एंसिलरी नहीं है। हो क्या रहा है कि ईवी की वजह से एक तरफ तो कंपनी स्केल अप कर रही है, और दूसरा कुछ खत्म ही हो जा रही है, उनका यूज ही नहीं है, क्योंकि उतने ऑटो एंसिलरी के पार्ट्स ही नहीं अब नई ईवी गाड़ियों में लगने वाले हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जिसका बहुत ज्यादा रेलेवेंट है ईवी इकोसिस्टम। ये देखिए 24 वाला 27, तो मार्जिन एक्सपेंशन। स्टॉक लेके आइए डायरेक्टर साहब 1 साल का, ये डिस्कस करेंगे हम राहुल के साथ। करीब 490 के आसपास आ गया है, लेकिन ऊपर में काफी अच्छे भाव दिखा चुका है। नंबर अब कैचअप कर रहे हैं। ये देखिए 600 के ऊपर हुआ करता था, बट अगर आप देखें तो 400 से रिकवर हो रहा है। क्या ये रिकवरी ट्रेड जारी रह सकता है? यहां से भी बनता है क्या लेना, राहुल? अभी भी प्रीमेच्योर है कहना कि ये रिकवरी सस्टेन होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी तक सस्टेन नहीं कर रहा है सोना कॉमस्टार, तो अभी तो लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे। बट एक और 2.5-3% के ऊपर अगर सस्टेन करता है, एंड इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए प्राइस को, यहाँ पे एटलीस्ट 4-5 ट्रेडिंग डेज, देन लॉन्ग इनिशिएट करने की हम सोच सकते हैं। ओके, तो चलिए, सोना कॉमस्टार पर इस वक्त राय मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इस बीच हमारी टेक्निकल पैनल पर एक और एक्सपर्ट जुड़े हैं, कुश बोरा भी हमारे साथ। आइए उनसे समझते हैं वो क्या ट्रेड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और बाजार पर इस वक्त कौन से स्टॉक्स हैं जो उनके रेडार पर हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश। बताइए आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आपकी क्या रहेंगी? जी हाँ मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सारे दर्शकों को और सारे पैनलिस्ट को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, ओवरऑल व्यू जो है हमारा वो बाय ऑन डिप्स का है। इसी के चलते मेरे 2 कॉल्स हैं और दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है पावरमेक। ये स्टॉक हमने पिछले 2 से 3 दिन पहले डिस्कस किया था 2800 के टारगेट के लिए। कल का इसका हाई 2798 का है। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी वर देयर। सो इसे अभी भी होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं 3000 के लेवल्स के लिए। इसे आप फ्रेश एंट्री भी लेना चाहें तो बाय कर सकते हैं। 2700 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज महिंद्रा CIE। हमने स्टॉक में बहुत क्लियर ब्रेकआउट देखा है, मोमेंटम भी इसमें काफी स्ट्रांग है। सो यहाँ पे एक 435 के अपसाइड के लिए आप इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 405 के जो लेवल्स हैं ये आपके लिए एज स्टॉप लॉस एक्ट करेंगे। टाटा केमिकल के नंबर्स को लेके आइए डाक्टर साहब। जबरदस्त प्रदर्शन, 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन एक्सपेंशन, अच्छे रिजल्ट की वजह से ये रेडार पे आना चाहिए। अगर आप देखें टाटा केमिकल के स्टॉक को, फ्लैट हो गया है। सारे केमिकल स्टॉक 40-40% घटे थे, ये कुछ ज़्यादा घटा था, लेकिन इसमें रिकवरी बहुत तेज़ी से आई है। कल 2% ऊपर, 1000 रुपये के करीब। 1 महीने का चार्ट लेके आइए डाक्टर साहब, ये हम डिस्कस करेंगे रत्नेश के साथ। रत्नेश, टाटा केमिकल 990-95 अच्छा रिजल्ट, क्या इसके अंदर स्टीम और जारी रह सकती है? करीब 930-35 के भाव से चल रहा है ये लास्ट 10-15 दिन से।
टाटा केमिकल अभी तक पूरा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था, कंसोलिडेशन में चल रहा है। अगर आप 18 अप्रैल का एक्टिविटी देखें तो काफी अच्छा इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली थी। हालांकि अभी अपने की मूविंग एवरेज लाइक 200 मूविंग एवरेज और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस टाइम अभी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी बेस फॉर्मेशन बना रहा है। एक बार इसका जो नियर टर्म का टारगेट है, वेरी शॉर्ट टर्म का टारगेट है, वो 1030 तक के लिए जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा सप्लाई है। जो इस पर ट्रेंड रिवर्सल आएगा वो 1030 के ऊपर आएगा, फिर इसमें तेजी मुझे ऐसा लगता है कि लंबी तेजी बनेगी, जो कि 1180 और 1200 तक के लिए लेके जा सकती है। पर नियर टर्म में जरूर 1030 तक के लिए प्ले करना चाहिए, और स्टॉप लॉस इसमें बनेगा 960 रुपए का। केमिकल्स पर ये व्यू रहेगा। बजाज कंज्यूमर को भी देखते हैं कुछ, वहां पर भी आप देखें तो बेटा मार्जिन एक्सपेंशन दिखा है लगभग 20%, और इनफैक्ट यहाँ पर भी मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं 80 बीपीएस से। आज ट्रेड बनता है बजाज कंज्यूमर पे? जी हाँ, देखिए बजाज कंज्यूमर पे ट्रेड बनता है एक अच्छे से बेस फॉर्मेशन के बाद। इसमें मोमेंटम है, फॉलो थ्रू है, वॉल्यूम एक्शन फेयरली डिसेंट है, स्लाइटली अबव एवरेजेस। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल ली जा सकती है। 160 162 के जो इसके रेजिस्टेंस जोन्स थे उसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी है। सो ऑल इन ऑल सेटअप अच्छा है। यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो 160 के जो लेवल्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के रखें। पहला टारगेट आपके लिए यहाँ पे 169 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट जो है ये 173 का निकल के आ रहा है। सो ओवरऑल सेटअप अच्छा है, रिकवरीज अलोंग द वे। अगर ये रिकवरी सस्टेन होती है तो एक्चुअली पोजिशनली भी काफी ऊपर के लेवल से दिखा सकता है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से बिल्कुल इसमें एंट्री बनती है। तो चलिए, एक महीने की 4 बजाज कंज्यूमर की आप देख रहे हैं इन स्तरों पर भी खरीदारी के मौके, और यहाँ से सेटअप जो पॉजिटिव नजर आएगा। लेकिन क्रूड करेक्शन की बात करते हैं, और मयूरेश, कच्चे तेल की चाल में जो गिरावट है दुनिया भर की नजर है इस पर भारत देश अपनी जरूरतों का ऑलमोस्ट 80% क्रूड जो है वो इम्पोर्ट करता है, और इसीलिए कच्चा तेल सस्ता होना भारत के लिए, इकोनॉमी के लिए तो काफी फायदेमंद है। स्टॉक मार्केट में कई सारे स्पेसेस हैं, पेंट ले लीजिए, ऑयल मार्केटिंग, एविएशन, सीमेंट, टायर, लुब्रिकेंट, हर तरफ क्रूड करेक्शन एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। कैसे बनाएं अपना पोर्टफोलियो इस क्रूड करेक्शन के ट्रिगर पर? मॉर्निंग मानसी, कहीं ना कहीं आई थिंक विद द एक्सपेक्टेशन कि क्रूड प्राइसेस एक रेंज में रहेंगे, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो डायनामिक्स। जो सेक्टोरल इंपैक्ट आता है, आई थिंक ऑब्वियस बेनिफिशियरीज आपने पॉइंट आउट तो कर ही दिए हैं। तो पेन स्टॉक्स विल ऑब्वियसली बी अ की बेनिफिशियरी, टायर स्टॉक्स विल बी अ की बेनिफिशियरी, क्योंकि अच्छा खासा इनपुट कॉस्ट क्रूड और क्रूड डेरिवेटिव से ये सारी कंपनीज यूज करती हैं। टायर स्पेसिफिकली आई थिंक एक बहुत स्वीट स्पॉट में लग रहे हैं। जैसे कल एमआरएफ के नतीजे आए थे, इनपुट कॉस्ट मॉडरेशन के वजह से जो इबिटा मार्जिन में एक एक्सपेंशन दिखी थी एमआरएफ के केस में 14% के आसपास, काफी टायर कंपनीज अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं ऑन एन ऑपरेटिंग फ्रंट। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो डिमांड एनवायरनमेंट है वो भी काफी ठीक ठाक लग रही है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द रिप्लेसमेंट मार्केट। एंड इवन ऑन द OEM साइड, कहीं ना कहीं आई थिंक जो ऑर्डर बैकलॉग है, जो काफी इश्यूज OEMs भी फेस कर रहे थे, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स, जो सप्लाई चेन्स को हिट कर रहे थे, आई थिंक विद दोज इश्यूज बिहाइंड अस एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी इज नाउ स्टार्टिंग टू ऑपरेट एट रीजनेबल यूटिलाइजेशन लेवल्स, कहीं ना कहीं आई थिंक इवन द OEM पार्ट ऑफ द मार्केट शुड स्टार्ट होल्डिंग अप। बाकी के भी आई थिंक जो कंपोनेंट्स लगते हैं, आई थिंक दैट हैव स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो आई थिंक जो नेचुरल रबर के प्राइसेस हैं उसका अनुमान यही है कि 155 से 160 रुपया केजी ये रहने की आई थिंक एक बेटर पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर रहेगी। सिंथेटिक रबर हो, जो नायलॉन पॉट टायर फाइबर हम कहते हैं, इसकी प्राइसेस भी आई थिंक अच्छे खासे मॉडरेट हो चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक जो मार्जिन एक्सपेंशन हो सकता है वो काफी एविडेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक टायर कंपनीज को बिल्कुल रडार पे रखें। स्टॉक्स लाइक अपोलो टायर, जिसके नतीजे सब्जेक्टिव, इफ द रिजल्ट्स आर गुड, मुझे लगता है आई थिंक एक री-रेटिंग शायद हो सकती है फॉर स्टॉक्स लाइक एन अपोलो। जेके में थोड़े आई थिंक मार्जिन इश्यूज अभी भी हैं, मुझे लगता है आई थिंक अपोलो टायर अच्छा दिखेगा। ओके, और राइट, ठीक है। सो टायर स्टॉक्स पर आपकी नज़र है मयूरेश, लेकिन जिस तरह की बात बार बार की जा रही है कि अगर US में हेडविंड्स, मैक्रो हेडविंड्स, ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो बाजार इंडियन मार्केट्स पर कितना असर पड़ेगा, ये की सवाल हम कई सारे एक्सपर्ट से लेते हैं। कल नाम होल्डिंग्स के इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर श्रीधर शिवराम भी हमारे साथ थे। उनका क्या व्यू बन रहा है इंडियन मार्केट्स पर, कौन से सेक्टर्स उन्हें पसंद आ रहे हैं, खरीदारी के कहाँ वो मौके ढूंढ रहे हैं? आइए उनके रिएक्शन सुनवाते हैं आपको। तो हम लोग का व्यू ये है कि मैक्रो जो है इंडिया का भी, और अगर हम US का भी देखें, और ग्लोबल मैक्रो थोड़ा ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो वहाँ पे जो है अभी भी इन्फ्लेशन जो है 6-7 के आसपास है। उनका जो बेंचमार्क है 2% इन्फ्लेशन का है। आज रात को फेड की कमेंट्री मिलेगी
तो उससे थोड़ा हमें अंदाज़ा लग सकता है कि आगे उनका क्या रुख होने जा रहा है। फिर भी हम लोग का इंटरनल व्यू है कि जब तक 2 के नीचे इन्फ्लेशन नहीं आता है यूएस में, तब तक वो रेट कट नहीं कर सकते। तो रेट्स जो है हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे। अब जब इंटरेस्ट रेट्स हायर रहते हैं तो जनरली वो स्टॉक मार्केट्स के लिए इतने अच्छे नहीं रहते हैं। तो इंडिया का भी यही है कि 4 के नीचे जो है आरबीआई का उनका मैंडेट है सीपीआई का, जो 4 के नीचे इन्फ्लेशन आएगा तो हम रेट कट की बात कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारा जो रेट हाइक है वो पूरा हो गया है, अब जो कट करने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हमारा इंटरनल व्यू है कि ये थोड़ा चॉपी मार्केट ही रहने वाला है। पिछले 18 महीने से हमने कोई रिटर्न्स नहीं देखे हैं, स्टॉक वाइज रिटर्न देखे हैं। तो अगर आप देखें सही स्टॉक से बेट हाँ, तो वैल्यू हैज़ डन बेटर देन ग्रोथ। आप ये 18 महीने में अगर देखें वैल्यू ने अच्छा किया है। आप एफएमसीजी में भी देखें तो वैल्यू एफएमसीजी था वो अच्छा किया है, और जो हाई ग्रोथ है वो फ्लैट या डाउन चल रहे हैं। इन हर सेक्टर में आप ये देखेंगे थोड़ा वैल्यू हैज़ आउट परफॉर्म्ड ग्रोथ। हमें लग रहा है कि ये शायद और 6 महीने कंटिन्यू करेगा। उसके बाद एज डेटा कम्स इन हम कॉल ले सकते हैं। इलेक्शन भी आ रहे हैं अगले साल, तो हो सकता है कि इलेक्शन के कारण हमारी सर्टेन सेक्टर्स में लाइक कंजम्पशन हो, रूरल कंजम्पशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इनको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्नेहा पोद्दार को भी जोड़ते हैं अपनी बातचीत में। गुड मॉर्निंग स्नेहा, मैं देख रहा हूं कि आप धमाकेदार अर्निंग परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स अपने वैल्यू क्रिएशन आइडियाज में ले रही हैं, बताइए किससे शुरुआत करेंगी? जी गुड मॉर्निंग अजय जी। तो मेरी सबसे पहली पिक आज की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। बैंक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए, अक्रॉस द पैरामीटर्स हमने स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखे हैं। अगर हम बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो बिजनेस ग्रोथ काफी हेल्दी था, और हम एक्सपेक्ट करें कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो हम 25% काइंड ऑफ CAGR एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर 23 to 25। और उसके जो न्यू बिजनेसेस है जैसे कि कमर्शियल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, होम लोन्स, वो इस लोन ग्रोथ को बेसिकली ड्राइव करेंगे। बैंक एक ट्रांजिशन फेज में है, उसके जो लेगेसी ऑर्डर्स है वो हाई कॉस्ट बोरिंग्स वाले लेगेसी ऑर्डर्स वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहे हैं, और बैंक अपना एक्सपोजर टुवर्ड्स रिटेल लोन्स इंक्रीज कर रहा है। तो उसके कासा रेशियोज इंप्रूव होकर 50% हो गए, जो कि प्रिटी स्ट्रॉन्ग है। एंड बैंक काफी अपने डिजिटल कैपेबिलिटीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट एक्सपैंड कर रहा है। तो हम काफी पॉजिटिव है इस बैंक पे, और हम मोर देन 30% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा इसमें लक्ष्य रहेगा अराउंड 75 रुपीज का फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव। दूसरा पिक मेरा इंडियन होटल्स है। इंडियन होटल्स ने भी काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए। हम ऑक्यूपेंसी में भी हमने इम्प्रूवमेंट दिखाई दी, और ARR में भी हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। इनफैक्ट इवन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू भी काफी शार्पली इम्प्रूव हुए ड्यूरिंग द क्वार्टर। अगर हम अब फ्यूचर की बात करें, अब जो इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो ग्रो कर रही है एट मोर देन 10%, जबकि सप्लाई इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 4 to 5%। सो डिमांड काफी बिग वे में आउटस्ट्रिप कर रहा है सप्लाई को, और आगे जाके मैनेजमेंट प्रिटी कॉन्फिडेंट है कि डोमेस्टिक बिजनेस इस ग्रोथ को ड्राइव करेगी, बिकॉज बिग इवेंट्स लाइक G20, मेंस वर्ल्ड कप, ये सब लाइंड अप है। तो ये बिग इवेंट्स के कारण जो डोमेस्टिक बिजनेस सेगमेंट है वो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इवन जो फॉरेन टूरिस्ट है वो 2 बिग वे में अभी तक नहीं वापस आए हैं, बट अब रिकवरी उनमें भी एक्सपेक्टेड है, एंड दे शुड रीच द प्री कोविड लेवल्स इन FY24। तो कंपनी अपने आप को काफी रैंप अप कर रही है। उसके जो न्यू दे विल बी ओपनिंग अराउंड 20 होटल्स FY24 में, और काफी मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंटिन्यूस बेसिस पे साइन कर रही है टू कैप्चर दिस ग्रोथ। तो इंडियन होटल्स में हम काफी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑफ मोर देन 20% ओवर नेक्स्ट 2 to 3 years, और हम काफी पॉजिटिव है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 420। बिल्कुल स्नेहा, क्वाइट इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडिया, इन्वेस्टमेंट आइडियाज इनफैक्ट आपकी तरफ से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है और इंडियन होटल्स का स्टॉक भी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुनाफे का फंडा पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच रुपए की ओपनिंग हुई है, 15 पैसे की मजबूती के साथ रुपया खुलता हुआ 81 रुपए और 82 पैसे के मुकाबले 81 रुपए और 68 पैसे पर इस वक्त रुपए की ओपनिंग होती हुई नजर आ रही। 15 पैसे अप यहाँ पर इस वक्त मजबूती के साथ खुलता हुआ। लेकिन अभी जहाँ होटल स्पेस की बात कर रहे हैं, श्रीधर शिवराम की, जहाँ हमने अभी
बातचीत का एक अंश भी सुना आ जाए, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कल उनकी बातचीत। उनको तो इंडिया का क्लाइमेट भी पसंद आ रहा है और इंडियन मार्केट का क्लाइमेट भी पसंद आ रहा है, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, हर तरफ नजर थी। जी वो पाइप स्टॉक्स के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई कि वो नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर रहे थे और नॉर्थ ईस्ट में वो देख रहे हैं कि जल से नल स्कीम में बहुत काम हो रहा है, इंफ्रा में बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे, हालांकि इंफ्रा में स्टॉक छोटे हैं लेकिन इंफ्रा में ऑर्डर बुक्स जिस हिसाब से आ रही हैं, वो कह रहे थे कि एक तो हम कंपनी से सुनते हैं कि ऑर्डर बढ़ रहे हैं, एक एक्चुअल ऑन ग्राउंड जाके दिखाई दे रहा है उनको कि कितनी बढ़त दिख रही है, काम बहुत एक्टिविटी बहुत जबरदस्त। वो नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल और काजीरंगा फॉरेस्ट यहाँ सब घूम के आए थे। लेकिन मयूरेश, पाइप कंपनीज में किसी पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि जल से नल के बेनिफिशियरी हैं किसी, और चले भी हैं, ऐसा नहीं है कि चले नहीं है स्टॉक्स, किसी एक कंपनी के बारे में आप बताएं जो आपको पसंद आती है इस भाव से। मुझे लगता है आई थिंक अजय एस्ट्रल हो या आई थिंक एस्ट्रल प्रॉब्ली लुक्स फाइनली प्लेस्ड, काफी अदर कंपनीज भी हैं एंड वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस थीसिस, जैसे श्रीधर साहब ने मेंटेन किया था कि आई थिंक जो ऑर्डर विन्स आएंगे कंपनीज के लिए काफी सिग्निफिकेंट होंगी। इनपुट कॉस्ट्स इनके लिए अच्छे खासे इनके लिए भी कम हो रहे हैं, तो आई थिंक जो लागत लग रही है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन कंप्रेशन, आई थिंक दैट फेज ऑफ द मार्केट इज लार्जली बिहाइंड अस और इसलिए आई थिंक न्यू ऑर्डर विन्स अलोंग विद बेटर मार्जिन्स ये ऑपरेटिंग लेवरेज क्लियरली बैलेंस शीट्स के ऊपर प्ले आउट करेंगे। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कोर बैलेंस शीट डायनामिक्स इटसेल्फ, आई थिंक आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कंपनी जहाँ पे लेवरेज कंपोनेंट्स कम हो और जहाँ पे कैपेसिटीज ऑलरेडी बिल्ट अप हो, जो फुल रैंप अप कर सकती है कैपेसिटीज को, दैट कैन कीप ऑन एडिंग ऑन इवन इंक्रीमेंटल ROCs onto their business as well। और जो इन्वेस्टेड कैपिटल है उसका एक पूरा आई थिंक जो रिटर्न पेबैक होता है वो काफी अच्छे समय में आ सकते हैं इन द नेक्स्ट 1 to 2 years as these schemes and outlay programs reach even greater proportions in terms of order wins। कुछ भी पिक एंड चूज करना तो मुझे लगता है एस्ट्रल पे ध्यान देना। एस्ट्रल लिमिटेड है, यहाँ पर नजर रहेगी मयूरेश की। लेकिन चलिए अब एक्शन स्टॉक्स में कौन से शेयर्स हैं जो आज एक्शन दिखा सकते हैं, कंपाइल की है लिस्ट पूजा ने, उनसे समझते हैं। पूजा आप बताइए। जी, HG इंफ्रा का स्टॉक रहेगा आज फोकस में। यहाँ पर कंपनी ने अपने HAM एसेट्स यानी कि सब्सिडरी में पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। 330 करोड़ का निवेश किया था, उसके सामने 530 करोड़ में ये हिस्सेदारी कंपनी ने बेच दी है। इसके अलावा कुछ नतीजे भी आज फोकस में रहेंगे। ABB इंडिया के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। कंपनी का जो ऑर्डर इनफ्लो है वो अपने उच्चतम स्तर पर है और आय में करीब 23% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा भी 52% बढ़ा है कंपनी का, जो कि अनुमान से बेहतर है। इसके अलावा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट के नतीजे भी अच्छे नजर आ रहे हैं। आय में 44% की ग्रोथ, मुनाफा 29% बढ़ा कंपनी का। कैश सेगमेंट से सोना कॉमस्टार के नतीजे भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। कंपनी ने कुछ सेगमेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आय में भी 35% की ग्रोथ और मुनाफा भी 14% से बढ़ा है कंपनी का। इसके अलावा आवास फाइनेंशियल, ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। कंपनी के नतीजे तो अच्छे आए हैं। आय में ब्याज से आय में करीब 22% की ग्रोथ और मुनाफा भी अनुमान से बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ MD के इस्तीफे की भी खबर आ रही है। तो इन तमाम कारणों के चलते आवास फाइनेंशियल्स पे नजर रखिए। एक्शन वाले शेयर्स जिस पर आपको रखने नजर। पूरा शुक्रिया आपका इन स्टॉक्स पर बातचीत करने के लिए। लेकिन आज सुबह जब निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़े, हमारे मैनेजिंग एडिटर, बाजार पर उनका रुख अब भी पॉजिटिव, उनका ये कहना है कि बाजार में कमजोरी के कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे। इस वक्त सेंटिमेंट्स हर तरफ से पॉजिटिव हैं और क्रूड करेक्शन के चलते आपको पेंट स्टॉक्स, एविएशन और साथ ही टायर स्पेस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए और टायर शेयरों पर खास तौर से एक बार नजरिया उन्होंने बनाया। आइए आपको सुनाते हैं। मार्केट के अंदर जब प्राइस एक्शन आता है तो डिमांड हमेशा आती है और मुझे इस समय ऐसा कोई कारण नहीं दिख रहा है कि जिसकी वजह से मार्केट नीचे आना चाहिए। वैल्यूएशंस महंगी नहीं है, नंबर्स अच्छे हैं। क्रूड में जो गिरावट आई है ऑप्टिकली आपके एक किसी कारण, क्रूड में गिरावट का कारण क्या है पहले वो समझते हैं। मगर जो क्रूड में गिरावट आई है उसका कारण मेरे हिसाब से स्पेकुलेटिव अनवाइंडिंग है। डिमांड क्रश की इतनी कंसर्न नहीं, इतनी डिमांड नहीं स्लो डाउन हुई है कि जिसकी वजह से क्रूड के अंदर गिरावट आए। तो जो क्रूड के अंदर डिमांड जब क्रूड के अंदर कोई डिमांड की वजह से गिरावट आती है तो हमेशा हम उसको वर्ल्ड की स्लो डाउन से अज्यूम करते हैं। मगर वर्ल्ड की जो ग्लोबल ग्रोथ के जो नंबर्स हैं सेकेंड हाफ में या फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर के अंदर इतने रिविजिट नहीं हुए। ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट नहीं हुआ है दुनिया के अंदर जिसकी वजह ग्रोथ कंसर्न आई है, जिसकी वजह क्रूड इतना गिरे। तो जाहिर सी बात है क्रूड के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। ओपेक
कि प्रोडक्शन कट के बाद सब क्रूड में चढ़ गए थे, डॉलर इंडेक्स नीचे था, अनवाइंडिंग हो रही है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो फ्लोज ठीक हैं, अर्निंग्स ठीक ठाक हैं, सिलेक्टिवली क्रूड के अंदर गिरावट है, वैल्यूएशंस महंगे नहीं हैं, तो मुझे कोई गिरावट का कारण नहीं दिख रहा है। ओके, तो चलिए ये तो निकुंज का नजरिया, निकुंज की नज़र में, लेकिन अब बिग बोल्ड ब्रोकरेज का अब वक्त है। ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स तो लगातार हम आपको बताते हैं, लेकिन उनमें से एक बोल्ड ब्रोकरेज छाट कर आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। आइए वामाक्षी से ये बिग बोल्ड ब्रोकरेज समझते हैं, बताइए वामाक्षी। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पर। हम देख रहे हैं कि कंपनी ने काफ़ी मजबूत चौथे तिमाही के नतीजे पोस्ट किए और उसी के बाद हम देख रहे हैं जेपी मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका मानना है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट के साथ इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ मेंटेन करने पर कंपनी उनके प्राइमरी कंसर्न को एड्रेस कर रही है। सारे ही ग्रोथ वेक्टर्स में काफ़ी अच्छी मजबूती नज़र आ रही है, एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है और इनफैक्ट ये जो प्रीमियम है वो सस्टेन हो सकता है नियर टर्म में, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जेपी मॉर्गन ने अपनी राय को अपग्रेड किया है, अंडरवेट की राय से ओवरवेट की राय दी है और इनफैक्ट अपना टारगेट प्राइस भी 700 से बढ़ाकर 1020 कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। KEI इंडस्ट्रीज, कल आपको याद होगा, अगर आपने प्रियंका और हमारी बातचीत बजाज इलेक्ट्रिकल पे सुनी होती तो आपका बढ़िया पैसा बन गया होता। 6% ऊपर बंद हुआ था। KEI के रिजल्ट्स आए, स्टॉक मोमेंटम में है, लेकिन अभी प्री मार्केट में 2% नीचे दिखा रहा है। बट मैं आपको बता दूं कि नतीजे अच्छे हैं। किस लेवल्स पे इसमें, इसका 3 महीने 6 महीने का ग्राफ भी लेके आइए जरा डायरेक्टर साहब, ये राहुल से समझते हैं। KEI इंडस्ट्रीज 1800 रुपए का भाव है। ये वैसे देखा जाए तो मोमेंटम वाला स्टॉक है और पैसा ही बनाता है लोगों का। एंट्री में कोई ट्रेड है कहीं किसी लेवल पे राहुल? में ट्रेड है अराउंड 1795 1800, जो जहां पे शायद ओपन भी हो रहा है, बाय कर सकते हैं। वहां पे डिमांड जोन है जो कोइंसाइड कर रहा है 20 और 13 डे EMA के साथ। स्टॉप लॉस इसका होगा 1720 एंड डेफिनेटली अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं 1795 और 1800 के बीच में। तो ये ऊपर के लेवल्स आप व्यूअर्स को रेकमेंड कर रहे हैं। कल पूरा का पूरा PSE स्पेस जो था, चाहे आप BHEL की बात करें, EIL की बात करें, इनमें एक अच्छी खासी मूव थी और पावर स्टॉक्स थे। कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स भी हैं जहां पर फर्दर मूव एंटिसिपेट करनी चाहिए क्या? बताएं कुछ, BHEL हो या EIL हो, अच्छी खासी मूव के बाद क्या आज भी फॉलो बाइंग हो सकती है? अभी तो खैर EIL पे दबाव दिख रहा है, BHEL अभी भी ब्रेकआउट पैटर्न्स बना रहा है। जी हाँ, मैं BHEL पे कमेंट करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मोमेंटम है और हम जो वॉल्यूम एक्शन देख रहे हैं ये पिछले 3 दिन से 4 दिन से अगर हम देखें तो ग्रो ही हो रहा है। कल जो इसने एक बड़ी मूव दी है, यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी हमने बहुत अच्छा स्पाइक देखा है। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि यहाँ पे हमें और अपसाइड मोमेंटम आते हुए मिले। थोड़ा सा कॉशन ये है कि ओवरहीटिंग के करीब जा रहा है, तो शायद 90-92 के जो जोन्स हैं इसके आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। बट अप अंटिल देन यहाँ पे एक बाय बिल्कुल बनता है। जैसा मैंने बताया 90 और 92 के जो लेवल्स हैं इन टारगेट्स के लिए आप बाय करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 85 के करीब लेके चले। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, थोड़ा सा ओवरहीटिंग के करीब जा रहा है, इसीलिए कंसर्न है। अदरवाइज ऑल इन ऑल इट लुक्स गुड ऑन द चार्ट्स। ऑयल रिफाइनर्स पर मयूरेश एक बार आपकी राय जानना चाहेंगे। MRPL चेन्नई पेट्रो कल मजबूती थी, आज भी हम देख रहे हैं प्री ओपन टिक्स में हरे निशान के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं। रिजल्ट्स काफी मजबूत थे मानसी, तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो अनुमान था और जो इन्होंने डिलीवर किया है, आई थिंक काफी शानदार परफॉर्मेंस रहा है। अगेन फॉर देम द इनपुट कॉस्ट, आई थिंक जो रिस्पेक्टिव प्राइसेस हैं दे हैव कम ऑफ क्वाइट सिग्निफिकेंटली, तो मान के यही चलना चाहिए कि शायद ये मोमेंटम प्लेस रह सकते हैं। डायरेक्ट कवरेज हमारी है नहीं, बट कहीं ना कहीं लुकिंग एट रिजल्ट्स शायद दोनों स्टॉक्स मोमेंटम प्लेस हो सकते हैं। शानदार। अब समझ में आ रहा है कि वोल्टास इतना अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। डायरेक्टर साहब हमारे कोई बहुत ही शानदार फुटेज लेके आए हैं, इसके बाद हम वोल्टास, ब्लू स्टार और सिम्फनी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही हैरत कर देने वाला फुटेज दिखाते हैं। ये फुटेज जो है, जो आपको लग सकता है कि ये शिमला का या कसौली का है, लेकिन ये है नहीं शिमला और कसौली का। ये एक्चुअली प्रियंका के घर के पीछे वाली सड़क का है दिल्ली में।
और इतनी जबरदस्त कोहरा, ये क्या मामला क्या है प्रियंका? पता नहीं, आई डोंट नो, 3 दिन से बारिश हो रही है, वहाँ पंखे भी नहीं चल रहे मेरे घर पे। सब बता रहे हैं कि वेदर इतना चेंज हो गया है। ये लेकिन कहीं ना कहीं ये जब भी दिल्ली में इस तरह का माहौल बनता है तो शिमला में बारिश हुई है और वहाँ पे बर्फ भी पड़ी होगी। एक्चुअली दिल्ली का उसकी हवा यहाँ जाती है। दिल्ली अपने आसपास के स्टेट से तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं स्टूडियोज में, इस बढ़िया मौसम का आनंद क्यों नहीं उठा रहे हैं हम? कुछ नहीं कर सकते, ठंडी ठंडी हवाएं जून में महाराष्ट्र में भी जल्दी आए, बस यही उम्मीद कर सकते हैं। ये बात है। आपको बताऊं मैं कि महाराष्ट्र में ना सब ये मयूरेश आई एम श्योर ये मुझसे इत्तेफाक रखेंगे और बाकी दिल्ली वाले बॉम्बे वाले कि जो एक ब्यूटीफुल पीरियड जो बम्बई में आता है, गाड़ी से लॉन्ग ड्राइव करके माथेरन वगैरह जाने का, वो आता है बारिशों के पहले या बारिशें जब जाने वाली होती हैं। पीक मानसून तो डरावना है, यानी जून और सितंबर, वो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, लेकिन वो जो माहौल है उसमें आप लॉन्ग ड्राइव। लेकिन ये देखिए, ये मयूरेश, अगर ये तो पीक हीट का मामला होने वाला था, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर नॉर्थ में इतनी ठंडी आ जाएगी तो एसी कौन खरीदेगा? इसीलिए वोल्टास टॉप से आधा हो गया है। अनसीजनल वेदर जो है इसके वजह से भी है, और ये प्राइस हाइक इसीलिए ले पा रहे हैं क्योंकि इनपुट कॉस्ट इतनी बड़ी इन्वेंटरी थी, तो मुझे लगता है आई थिंक दिस इज द रीजन। बट अजय, आई थिंक स्टार्ट ऑफ मॉनसून में हम सबको एक शो जाके माथेरान में करना है। क्या बात है, शानदार आइडिया दिया है आपने। चलिए, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, सोच के तो खुश हो ही लेते हैं। लेकिन बाजार आज क्या ट्रेड्स देगा? प्री ओपन में जो आपको दिख रहा था एसजेएक्स निफ्टी आपको 40-50 पॉइंट्स का गैप डाउन दिख रहा था, वो बहुत हद तक कवर हो गया। माइनर सा ही आपको इनफैक्ट प्रेशर दिख रहा है, ना के बराबर। आपने बॉन्ड यील्ड देखी, उसका बहुत फर्क पड़ा है। 7% के नीचे साल में पहली बार, इसलिए बैंक निफ्टी पे आज बिल्कुल नजर होगी। हाँ, तो बैंक निफ्टी पर नजर है, और बैंक जिस तरह से कल 250 पॉइंट्स अपने लो से रिकवर भी हुए थे, वहां पर आपको देखकर लग रहा था कि क्या बाजार कुछ अच्छा एंटिसिपेट कर रहा है। इंडियन मार्केट्स एटलीस्ट हायर लेवल्स पर भी कंफर्टेबल आपको दिख ही रहे हैं। सो मार्केट में जो आपको मूवमेंट दिख रही है, पहले गेनर्स की चलिए बात करते हैं। आपको क्रूड प्रेशर जो है, क्रूड जो गिर रहा है, क्रूड डेरिवेटिव्स क्लियरली ऑयल मार्केटिंग काउंटर स्ट्रीट में है। दूसरे जो कुछ और काउंटर्स हैं, टाइटन के नंबर्स के बाद वहां पॉजिटिव इंपैक्ट है। हीरो चल रहा है, हीरो के नंबर्स आने हैं, उसको देखना होगा। हीरो नंबर्स से पहले चल रहा है, यानी नंबर्स हो सकता है बाजार को कुछ एंटिसिपेशन हो। इसके अलावा आपके आज फार्मा काउंटर्स, सिप्ला, सन फार्मा, इनमें मूव है, और साथ ही आपको नेस्ले, ब्रिटानिया, एफएमसीजी पैक के भी कुछ नंबर्स तो चल रहे हैं, वहां पर आपको मूव दिख रही है। जो स्टॉक ड्रैगर्स हैं उसमें आज पावर स्टॉक्स हैं, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स क्रूड क्योंकि नीचे है, वहां नीचे है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं निफ्टी को, और बैंक्स में इस वक्त आप बोले तो पूरी रिकवर हो गई आपको एसजेएक्स निफ्टी में जो आपको गिरावट दिख रही थी। बैंक्स इस वक्त आपको फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बड़ी मूव्स जो हैं, अडानी स्टॉक में कल कुछ प्रेशर था, वहाँ पीएल का एक मैटर बन रहा था हिडनबर्ग रिपोर्ट में। अब आज वहाँ पर आपको देखें तो वहाँ रिकवरी ट्रेड दिख रहे हैं। अडानी एंटरप्राइज हो, कंज्यूमर स्टॉक्स में टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स हो, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स, और इनफैक्ट टीसीएस भी अब ऊपर आ गया। मार्केट एकदम चेंज हो गई है, रिफ्रेश बार बार आपको विद इन सेकेंड्स करने पड़ रही है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो अब प्लस में आ गया। जी हाँ, इसीलिए मैं कहा ना कि मामला इस समय डॉलर इंडेक्स की गिरावट का, एफआईएस फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, इतनी दिक्कत नहीं है। वो रेट हाइक और वो सब जो चीजें ना ग्लोबल हम इग्नोर कर रहे हैं, इनफैक्ट हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन क्वालिटी मिड कैप्स में क्या हो रहा है मानसी? बिल्कुल, तो क्वालिटी मिड कैप्स में तो क्वालिटी स्टॉक जो आपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सोना कॉमस्टार से ही शुरुआत करेंगे। अच्छी मजबूती के बीच 3% की मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। अच्छे नतीजों के दम पर सोना कॉमस्टार में अच्छी तेजी आप देखेंगे। रेलवे स्टॉक लगातार हम देख रहे हैं हर सेशन में मजबूती दिखाते हैं, और आज भी रेलवे स्टॉक्स में रफ्तार। आईआरएफसी के शेयर में करीब 4% तक की तेजी। टाटा केमिकल्स अच्छे नतीजों का असर है, 1.5 से 2% तक की तेजी। डिफेंसेस भी प्ले आउट कर रहे हैं। इस वक्त अगर इंडेक्स वाइज देखेंगे तो जहां फ्लैट कामकाज निफ्टी, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, शुरुआती तौर पर मिड कैप इंडेक्स हरे निशान के साथ खुला है, विच इज अ पॉजिटिव। इसमें बैंकिंग प्लेस भी है। यूनियन बैंक को देखें, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पर परसों ही हम आपको बता रहे थे कि एक रिपोर्ट आई, बिग बोल्ड ब्रोकरेज में से हाईलाइट हमने किया था। दिव्यानी इंटरनेशनल के स्टॉक में लगातार दूसरा दिन है जबकि मजबूती के साथ ट्रेड नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ट्राइडेंट, बायोकॉन, अपोलो टायर क्रूड करेक्शन का बेनिफिशियरी। तो क्लियरली मिड कैप स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे खासे नजर आ रहे हैं, और इसमें रेलवे और टायर स्टॉक्स हैं, साथ ही कुछ बैंकिंग प्लेस जो कि सबसे आगे। बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट्स पर भी नजर रखें, करीब 1.5% की तेजी। लेकिन शुरुआत टाटा स्टील के साथ करेंगे, और हीट मैप पर अगर देखें कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जो कि लार्ज कैप में मजबूती दिखा रहे हैं, अच्छे नतीजों के दम पर भी है। टाटा स्टील के चार्ट अजय जो कि हम आज थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, मजबूती इंडिया बिजनेस बहुत मजबूत है, भाव चला नहीं है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। राइट। चलिए हमारे एक्सपर्ट से एक बार उनकी राय लेते हैं। कुछ टू स्टार्ट विथ यू, मार्केट की शुरुआत आप कैसे देख रहे हो? कौन से स्टॉक स्पॉट किए आपने शुरुआत में?
वेल देखिए, बाय ऑन डिप्स की बात कर रहे थे, मार्केट ने डिप्स दिया ही नहीं हमें, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, 18,000 18,050 ऑन द निफ्टी, 43,000 43,100 के जो जोन है ऑन द बैंक निफ्टी, इसके आसपास अगर आता है तो मेरे हिसाब से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। देखिए एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो उसके चलते थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रेशर रह सकता है। हम शायद ब्रेकआउट ब्रेकअवे रैली आज ना देखें, बट इन द कमिंग डेज डेफिनेटली 18,200 18,250 ऑन द निफ्टी एंड 43,800 ऑन द बैंक निफ्टी, ये लेवल्स मुझे डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रक्चरली कहीं कोई डैमेज नहीं है। सो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में एग्जिस्टिंग पोजीशन बनाए रखें, हल्का सा कोई डिप मिलता है तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। सो ये एक डेफिनेटली राय रहेगी ऑन द इंडिसेस। एक स्टॉक जो मुझे काफी पसंद आ रहा है वो है बजाज फाइनेंस। देखिए स्टॉक की जो रिकवरी रही है ये बहुत एनकरेजिंग रही है, और जितना इसमें फॉल आया था अगर हम उन लेवल से देखें तो अभी तो बहुत ही रिट्रेसमेंट बाकी है। तो आप ट्रेडिंग के लिहाज से भी लेना चाहें तो भी इसमें एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 2 दिन के पॉज के बाद आज फिर से इसमें हमें मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लें तो 61.75 ये जो लेवल है इसको अपना स्टॉप लॉस बना के रखें। पहला टारगेट मेरे लिए सीधा इसमें 62.80 का निकल के आ रहा है, दूसरा टारगेट 63.30 का। सो डोंट बी सरप्राइज कि बजाज फाइनेंस में एक अच्छी खासी अपस्विंग हमें फिर से शुरू होती हुई नजर आए। फाइनेंस नहीं, कुछ इनफैक्ट सारे फाइनेंस काउंटर्स चल रहे हैं। नंबर्स का तो इम्पैक्ट है ही कि चोलामंडल फाइनेंस में आपको मूव दिख रही है, पर आप व्हीकल फाइनेंसेस के, आप हाउसिंग फाइनेंस देखें, सब जगह पर आपको अच्छी मूव दिख रही है। राहुल, आपके ओपनिंग टेक्स क्या होंगे? आप क्या बैंक्स फाइनेंस पर यहाँ पर नजर रखेंगे या फिर कुछ और नाम आ रहे हैं मिड कैप स्पेस से भी? बैंक्स और एनबीएफसीज को देखेंगे। एक्चुअली बजाज फाइनेंस हमने लास्ट 2 बार रेकमेंड किया था ओवर द लास्ट 1 मंथ, इवन शॉर्ट टर्म के लिए, और अभी भी करंट सिचुएशन में भी अच्छा लग रहा है। कैन फिन होम्स चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा भी इज लुकिंग गुड ऑन द चार्ट्स रादर देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के चार्ट अनफॉर्चुनेटली एक छोटे से सप्लाई जोन क्रॉस करने तक थोड़े से सबड्यूड रह सकते हैं, बट वंस दैट सप्लाई इज क्रॉस तो ऊपर की साइड पे ही रहेगा। बट प्रेफरेंस वाइज आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स रहेगा, और एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, कैन फिन होम्स, ऑल गुड प्रोस्पेक्ट्स। ओके, तो चलिए ये राय इस वक्त आपको मिलती हुई, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन हम देख रहे हैं, टायर स्टॉक्स पर तो रत्नेश हम बात कर ही रहे थे। अपोलो टायर्स के चार्ट्स देखें, और एस्कॉट्स क्यूबोटा ट्रैक्टर स्पेस में, स्टॉक में भी अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। एस्कॉट्स क्यूबोटा शुरुआत अच्छी हुई है, क्या राय होगी? एक अच्छा ओपनिंग दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अपने निकल गया, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने की ओर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है हमको आने वाले दिनों में। मेरे तरफ से टारगेट इसमें 2060 रुपए तक का रहेगा, और स्टॉप लॉस इसमें रहेगा 2010 का। कुछ एल&टी ने एक छोटा सा मौका दिया था एंट्री का। 2 दिन 2400 से करीब 2250 के आसपास 100-150 रुपए घटा था 2-3 दिन, लेकिन अभी भी 2400 के नीचे 2375 के आसपास। क्या इस मौके में घुस जाना चाहिए वापस? कुछ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए एल&टी का हम मूवमेंट जानते हैं कैसा है। इट हैज नॉट गिवन लाइक अ ब्रेकआउट रैली इन द लास्ट 3 to 4 months, लेकिन एक स्टेडी, ग्रेजुअल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा अप मूव है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी आपको डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। जो लेवल आपने बताया बिल्कुल सही है, विच इज 20 to 50 के जो जोन्स हैं, इसी के आसपास इसका 50 डे मूविंग एवरेज बन रहा है। 2300 के करीब इसका 20 डे मूविंग एवरेज बन रहा है। हमने देखा है पिछले 3 से 4 महीनों में दैट जब भी ये इन्हीं लेवल्स के आसपास आता है, बिल्कुल वहां से सपोर्ट लेके रिबाउंड कर जाता है। तो अगर आपको डिप मिले तब आपके लिए पे ऑफ रेशियो अच्छा होगा, बट मैं कहूंगा डिप का वेट ना करें, बिकॉज ऑलरेडी हल्का सा हम कंसोलिडेशन इसमें देख रहे हैं। इट्स नॉट अ बैड आइडिया टू एंटर एट दीज लेवल्स ऑल्सो। और देखिए हम ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकें। एल&टी डेफिनेटली उस कैटेगरी में बनता है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे ये 2330 के जो जोन्स हैं इसके पास रहेगा। जो मेरा पहला टारगेट है ये 2425 का है, और दूसरा टारगेट जो है ये 2450 का। सो एल&टी डेफिनेटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। हमें फाइनली इसने ब्रेकआउट भी दिया है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश एंट्री भी लेके चल सकते हैं इसमें। फ्रेश एंट्री एल&टी पर इन लेवल्स पर आप रिकमेंड कर रहे हैं। राहुल, क्या आप टाटा स्टील पे ट्रेड लेंगे? इमीडिएटली तो टाटा स्टील पे नहीं ट्रेड लेंगे, बट टाटा स्टील इज फॉर्मिंग अ वेरी नाइस राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और एक लंबे अर्जे से ये फॉर्म कर रहा है। आज करंटली इस वीकली कैंडल अगर क्लोज होता है 20 डे ईएमए के ऊपर, जो अभी सजेस्ट कर रहा है,
then yes we can look to go long in Tata Steel, but ये वीकली कैंडल क्लोज 20 डे EMA के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। एक और बात, टाटा स्टील जब भी ये बैंड में आता है 110, 108, 110 थोड़ा करेक्शन लेके फिर से नीचे चला जाता है, तो एक और रीजन है कि ये 110 के ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। अगर 110 के ऊपर सस्टेन होता है वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 118 इन द शॉर्ट टर्म। खुलने से पहले हमने एनबीएफसीज की बात की थी और बिग बोल्ड ब्रोकरेज में कवर किया था चोला इन्वेस्टमेंट को। जेपी मॉर्गन की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है और चोला इन्वेस्टमेंट के स्टॉक में 9% की तेजी, और उसके साथ यूग्रो कैपिटल को भी लेकर आए क्योंकि यहाँ पर भी 4% की तेजी के साथ शार्प अप मूव देखने को मिले हैं। कुछ दोनों स्टॉक्स पर आप राय दीजिए। इनफैक्ट चोला इन्वेस्टमेंट के लिए तो रिपोर्ट का ही मानना है 1020 तक के टारगेट्स नजर आएंगे। यूग्रो कैपिटल को भी फ्लैश कीजिए। So Mansi, there's a reason why Chola has been our top pick for the last, about a quarter or so. हर बार जब आप उनसे पूछते थे एनबीएफसीज में क्या अच्छा लगता है, पहला नाम चोला मंडलम का ही आता था, और इनफैक्ट 2 से 3 दिन पहले 890 के टारगेट से इस पे हमने कॉल भी दिया था। सो नाउ वी नो व्हाई। तो अच्छा खासा मूव है। अब मैं कहूंगा थोड़ा सा इसमें वेट कर लें, बिकॉज एक गैप अप ओपनिंग हुई है, थोड़ा सा चेस करना हो जाएगा। और अगर हम देखें तो आरएसआई पे ये ऑलरेडी ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो मोमेंटम आप राइड करके चल सकते हैं 945 के स्टॉप लॉस से, लेकिन मैं कहूंगा फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट करें। वही 945 940 के जोन्स के आसपास अगर आता है, थोड़ा डिप मिलता है आपको, तब आप बाय करें, तो आपके लिए पे ऑफ रेशियो जो है ये फेवरेबल रहेगा। एग्जिस्टिंग पोजीशन जैसा मैंने कहा होल्ड कर सकते हैं। डोंट बी सरप्राइज्ड कि आपको यहाँ पे 1020 के लेवल्स भी देखने मिले। यूग्रो कैपिटल ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पे हमें 2 दिन पहले एक ब्रेकआउट देखने मिला था, आज उसका फॉलो थ्रू है, ओवर हीटिंग से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री बिल्कुल ली जा सकती है। यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो 193 के जो लेवल्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। 205 का पहला टारगेट और 212 ये जो लेवल है इसके, ये आपके लिए दूसरा टारगेट एक्ट करेगा। हीरो मोटोकॉर्प को लेके आइए रेड्डी साहब। आज हमने सुबह इसके बारे में बात की थी। इनफैक्ट हम तो इस पे 2300 रुपये की बात कर रहे हैं। जब से मैनेजमेंट नए जो चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर थे वो सीईओ बने, उन्होंने कमेंट्री दी थी कि इंप्रूवमेंट डिमांड की, तब से स्टॉक चल रहा है 2300 वाला 2550। लेकिन अगर आप बजाज से कंपेयर करें तो ये उतना चला नहीं है, बजाज बहुत ज़्यादा चल चुका है। क्या इसके अंदर यहाँ से भी चाल बन सकती है, ये बात करेंगे। राहुल, इस भाव पे 2550 आज रिजल्ट है, लेकिन मोमेंटम धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स पे। आप क्या राय लेंगे ट्रेड की? बिल्कुल सही कहा आपने, मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो आज का प्राइस एक्शन देखेंगे वो कंटिन्यू कर रहा है वॉक करना बोलिंजर बैंड्स के ऊपर। तो इंट्राडे के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी, दोनों के लिए मुनासिब है लॉन्ग जाने के लिए। अगर आप टारगेट्स की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स 210 पे हो सकता है, जो 6-7% दूर है अभी करंट मार्केट प्राइस से, पर तब तक 208 210 तक डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, वेरी क्विकली राहुल आप ही बताएं, एचडीएफसी बैंक क्या लगता है कि आपको यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर हैवी लिफ्टिंग कर सकता है आज? एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की हम ऑन अ होल बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा एक थोड़ा सा कंजेशन जोन में है, तो इसीलिए उतना नहीं रेकमेंड करेंगे अभी, जस्ट शॉर्ट टर्म 2-3 डेज के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इवन करंट आज के लिए भी जब तक 1700 क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि एक नैरो बैंड में ट्रेड कर रहा है, तब तक हम लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे। अगर इंट्राडे में आप देखते हैं कि 1700 क्रॉस कर रहा है, और बैंक निफ्टी भी आज आप देखेंगे थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू द इंडेक्स, हालांकि ये चेंज हो सकता है कभी भी दिन में, पर तब तक 1700 क्रॉस नहीं होता है हम लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे इंट्राडे में। कुछ केमिकल प्लेस देखते हैं। अल्काइल अमाइंस, कल भी जिक्र किया था स्टॉक का और कल से लेकर आज तक में मजबूती अब भी जारी है। इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में 11% चल गया ये स्टॉक, और आज भी 1.5% की तेजी पर टुवर्ड्स डे हाई स्टॉक ट्रेड करता हुआ। मेघमनी ऑर्गेनिक्स के चार्ट्स में भी अच्छी मजबूती है। केमिकल प्लेस पर हम देख रहे हैं एक तो क्रूड करेक्शन का पॉजिटिव है। रत्नेश आप बताइए अल्काइल अमाइंस पर राय क्या होगी? लेकिन हमें कंटिन्यू थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस था, इसका लोअर लो फॉर्मेशन पे था, पर बाकी अभी 2 दिन पहले हमको एक अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हमको बनता हुआ दिख रहा है। जो इमीडिएट हर्डल रहेगा इसका, इमीडिएट टारगेट आप बोल सकते हैं 2740 का रहेगा। यहाँ पे भी फ्रेश थोड़ा सा पोजिशन ली जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2550 का, और इमीडिएट टारगेट जो रहेगा 2740 का रहेगा। ये छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यहाँ पे कोई खिचड़ी पक रही है। देखिए जरा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 4% ऊपर। आप देखिए सूर्योदय, जहाँ पे भी एक ब्लॉक डील हुई थी पिछले हफ्ते, एक बड़े HNI ने पोजीशन ली थी। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस 106 रुपये का भाव है, 4%, 106 का इसका भाव है। उज्जीवन 30 रुपये का भाव है। राहुल, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एक्टिव हो गए लास्ट 4-5 दिन से, इसमें कहीं एक पोजिशनल ट्रेड बनता है कहीं?
तो उज्जीवन का पहले बात करेंगे तो अभी करंटली 2 बार इसी रेंज 295 जो अभी 3-4% है आके रिवर्स कर चुका है। जब भी ये 295 रेंज पे आता है आप नोटिस करेंगे रिवर्स करके 20 डे ईएमए के आसपास फिर से आ जाता है। तो इस बार हम थोड़ा वेरी रहेंगे और जब तक 295 डिसिसिवली क्रॉस नहीं होता हम लॉन्ग इनिशिएट नहीं करेंगे। हैविंग सेड दैट करंट फॉर्मेशन जो है अच्छा है क्योंकि जब भी रिट्रेस हो रहा है 20 डे ईएमए के नीचे कभी क्लोज नहीं हो रहा है अगर आप देखेंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अप्रैल। तो आई वुड सजेस्ट कीप जो लोग स्टॉक ऑलरेडी रखे हुए हैं होल्ड करने को और जो लोग फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करना चाहते हैं वो 295 के ऊपर सस्टेन होने के बाद इनिशिएट करना चाहिए उनको। ओके एक स्टॉक लेकर आता है कोल्टे पाटिल। कल यहाँ पर कई ब्लॉक्स लगे, सॉक्जन ने खरीदा, पीजीएम इंडिया ने भी यहाँ पर खरीदा। कुछ किन लेवल्स पर आपको लगता है यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनता है, रिटेलर्स कहाँ नजर बनाए? करंट लेवल्स पे भी देखिए एंट्री की जा सकती है। अगर आप इस न्यूज के हिसाब से या इस एक्शन के हिसाब से लेना चाहें तो। बट अगर मैं ओवरऑल सेटअप इसका देखूं तो ये कंटिन्यूअस लोअर हाइज ही बनाते आ रहा है। एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला था परसों, लेकिन कल रादर इसका आज हमें फॉलो थ्रू नहीं देखने मिल रहा है। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन जैसा मैंने कहा अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो ये ही एक लेवल है जहां पे हम फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्योंकि एक ब्रेकआउट का हमें कल संकेत बिल्कुल मिला था एंड वॉल्यूम बैक अप मूव थी। तो यहाँ पे अगर आप एक फ्रेश एंट्री लें तो 255 टू 256 के जो जोन्स हैं इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। ऑन दी अपसाइड 272 ये आपके लिए एज अ फर्स्ट टारगेट एक्ट करेगा और सेकंड टारगेट आपके लिए 280 का होगा। 80 तक के टारगेट से यहाँ पर नजर आ सकते हैं कोल्टे पाटिल। लेकिन एबीबी इंडिया को देखें, 4% की तेजी, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली ऑर्डर इनफ्लो तो नजर आए हैं, पॉजिटिव सेट हैं जिसका एक असर है। रत्नेश, एबीबी इंडिया राय क्या होगी? एबीबी कंटिन्यू एक स्ट्रेट आप देखेंगे तो हायर हाई फॉर्मेशन पे है और अभी रिसेंट में हमको अच्छी तेजी देखने को मिली अप्रैल से। इसने आज के सत्र में काफी अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि तेजी जो है बनी रह सकती है। अभी आने वाले दिनों में हमको 3800 से 4000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। किसने लिया है तो इसको होल्ड करते चलिए, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करे। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जो आएगा 3450 का आएगा और इस स्टॉप लॉस से बने रहती है। आवाज फाइनेंशियल आपको बताया था 1480 के आसपास खुला, आज डेज लो की तरफ जा रहा है 1415। इवन एबीबी अच्छे मौका, काफ़ी मौका मिला, ये देखिए इस समय नीचे आ गया है। ये तो कहीं ना कहीं खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। इस क्वार्टर में अजय ये तो है कि नंबर्स पर रिएक्शन बाजार दे रहा है और आपको मौके मिल रहे हैं खरीदने के। नहीं, हर क्वार्टर में आता है नंबर का रिएक्शन, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अगर आप पोजिशनल और खबर के ऊपर और ट्रेड करते हैं नंबर्स के ऊपर कि बाजार ने फैक्टर इन क्या कर रखा है। अगर आपकी उम्मीद और बाजार की उम्मीद सेम है तो क्यों आएगा रिएक्शन? रिएक्शन तब आता है जब उसके अंदर गैप होता है। तो ये गैप अगर है तो ट्रेड आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन लो ही थी और अच्छे नंबर्स आ रहे हैं तो बाजार खुश हो रहा है। केस टू केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाटा स्टील में कोई उम्मीद ही नहीं थी, नंबर अच्छे आ गए। इस समय 111 का भाव हो गया, हमने 105 में बात की थी। तो कहीं ना कहीं ये होता है मामला। लेकिन आगे बढ़े, ये छोटे शुगर कंपनी लेके आई है, उगर शुगर, द्वारिकेश, इनमें भी बाजार की ये व्यू है, अच्छे लोग ले रहे हैं। इनफैक्ट साउथ बेस्ड, चेन्नई बेस्ड कुछ बहुत ही बड़े HNI जो 5-10% स्टेक होल्ड करते हैं, आप समझ गए होंगे मैं किसी बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे शुगर काउंटर्स में वापस बाइंग शुरू हो गई है। राहुल, काउंटर्स तो खैर ये छोटे हैं लेकिन ट्रेडिंग काफी होती है इन चीनी के स्टॉक्स में। आपकी किसी ऊपर नजर है? बलरामपुर, रेणुका, उगर, द्वारकेश के ऊपर नजर है क्योंकि द्वारकेश अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे ना, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है और ये पैटर्न का जो पॉसिबल ब्रेकआउट हो सकता है वो बस 2 रुपए दूर है। 96 के ऊपर ये ब्रेकआउट हो सकता है। तो डेफिनेटली ये हमारे रेडार पे है। 96 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे एंड हायर टारगेट्स के लिए वेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 101, मे बी सेकंड टारगेट 105 के आसपास। कुछ केमिकल स्पेस में भी कुछ नेम्स को देखते हैं। आज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स, ये एक रिकमेंडेशन भी थी हमारे एक्सपर्ट्स की मॉर्निंग कॉल में, और आप वहाँ पर भी देखें तो मौका तो मिला है। 3.5%, लगभग 4% तक की मूव, ये भी बहुत बड़ी मूव दिखाता है रत्नेश जब ये स्टॉक चलता है। तो क्या यहाँ से इन लेवल्स पर भी एंट्री पॉइंट ढूंढने चाहिए? हिमाद्री स्पेशल फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको बॉटम लेवल पे देखने को मिली थी। इसमें इवन शॉर्ट टर्म का भी टारगेट काफी बड़ा आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म हमको इसमें 140-150 रुपए तक के टारगेट
देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह का इसने ब्रेकआउट दिया है और स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे 104 रुपए का, तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। किसने ले रखा है तो ट्रेल स्टॉप लॉस लगा 104 रुपए का, फ्रेश एंट्री है ना वो भी बनती है इसमें 140 रुपए तक के टारगेट के लिए। एंट्री भी ली जा सकती है, पोजीशन से उसे इंटैक्ट रखें। न्यू इंडिया एश्योरेंस के चार्ट्स देखें, 7% की तेजी, ऑलमोस्ट 7% के अप मूव्स 116 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर। कुछ आपकी राय न्यू इंडिया एश्योरेंस? हाँ देखिए, बहुत क्लियर ब्रेकआउट है, फॉलो थ्रू भी अच्छा देखने मिल रहा है। वॉल्यूम एक्शन थोड़ा सा टेपेड है, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि वॉल्यूम एक्शन थोड़ा और बेहतर होता तो कॉन्फिडेंस और इसमें आ जाता, लेकिन प्राइस एक्शन जो है ये डेफिनेटली बहुत एनकरेजिंग है। सो यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहें तो बिल्कुल बनता है। मोमेंटम इंडिकेटर सेटअप जो है ये भी पॉजिटिव है और अपवर्ड ट्रेंडिंग है। सो यहाँ पे भी जैसा मैंने बताया फ्रेश एंट्री आप ले सकते हैं। 114 के लेवल्स को आप अपना स्टॉप लॉस बनाएं। यहाँ पे पहला टारगेट आप 120 और दूसरा टारगेट जो है ये 126, राउंड फिगर कर ले 125 इन लेवल्स के करीब बन रहा है। तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन अच्छा खासा है। फ्रेश एंट्री यहाँ पे आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले सकते हैं। रत्नेश, ये हालांकि नया आईपीओ है, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा शायद आपके पास होगा या नहीं, बट फिर भी 6-8 महीने हो गए, लेकिन चेक मैं कर लेता हूँ। लैंडमार्क कार्स, कल इनाम के बड़े फंड मैनेजर ही बैठे थे, मुझे बता रहे थे ऑफ रिकॉर्ड कि भाई ये प्रीमियम कार्स की तरफ काफ़ी अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ बता रहे थे और उनकी रुचि नज़र आ रही थी लैंडमार्क, मारुति की तरफ। मारुति के बारे में तो ऑनर भी बात की। लैंडमार्क 600 के ऊपर वापस आ गया है। भाव की बात करें, एक अच्छा करेक्शन इसके अंदर हो चुका है, क्या ये मोमेंटम इसको ले जा सकता है 650 की तरफ, 700 की तरफ? लैंडमार्क कार्स, जी हाँ, ये स्टॉक है। रत्नेश जी, लैंडमार्क कार का आप देखेंगे चार्ट तो काफी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में था। हालांकि इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम एक्टिविटी कम रहती है, पर कल के सत्र में एक अच्छा इसने पॉजिटिव कैंडल स्टिक फॉर्मेशन बनाया है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो आपने लेवल दिए आने वाले दिन में हमको 650 रुपए, 608 रुपए ये देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस बना के रखना चाहिए 570 रुपए का। सारे इंश्योरेंस, पीएसयू स्पेस के इंश्योरेंस काउंटर्स इनफैक्ट सारे ही चल रहे हैं। हम तो एक बार एलआईसी और दूसरे स्टॉक्स को भी लेकर आते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस को तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एलआईसी के स्टॉक को भी एक बार लेकर आते हैं। वहाँ पर भी आप देखें तो 2.25% तक की बढ़त है। आज इस स्पेस पे क्या नज़र ज़्यादा होनी चाहिए? कुछ कोई और स्टॉक आपके रडार पर आ रहा है? ये स्पेस और तब से ही चल रहा है जब सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई थी इंश्योरेंस सेक्टर पर लास्ट मंथ इनफैक्ट। सो प्रियंका, बड़ी सीजनल मूव रहता है, इसमें बड़ी शॉर्ट लिव्ड मूव्स रहती हैं, तो बहुत सारे स्टॉक्स इसमें है नहीं मेरे रेडार पे। लेकिन अगर हम एलआईसी की बात करें जिसका आपने अभी जिक्र किया, तो देखिए एक ब्रेकआउट आज हमें देखने मिल रहा है फॉर वट एवर टाइम द मार्केट इज ओपन, 20 मिनट हुए हैं करीब। तो उस हिसाब से इसका अगर हम वॉल्यूम एक्शन देखें तो काफी अच्छा है। तो एक मोमेंटम डेफिनेटली बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे वहीं पे अगर मैं 567, 570 के जोन्स देखूं तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो मैं कहूँगा एलआईसी फिलहाल के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो होल्ड करें, फ्रेश एंट्री थोड़ा सा होल्ड कर जाएं। 575 का लेवल क्रॉस करेगा तब इसमें आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो अभी के लिए इस पे फिलहाल वेट एंड वॉच की ही सलाह रहेगी। ओके, वेट एंड वॉच एलआईसी के स्टॉक प्राइस में। लेकिन इंश्योरेंस प्लेज में आज एक मजबूती जरूर दिख रही है। इंडिया मार्ट इंटरमेश के चार्ट्स को लेकर आएंगे और इंडिया मार्ट इंटरमेश पिछले इस हफ्ते की शुरुआत से ही 11% चल गया है। रत्नेश, आपसे राय जानना चाहेंगे। स्ट्रॉन्ग कैश कलेक्शन है जो कि काफी पॉजिटिव साबित हो रहा है और इंडिया मार्ट के चार्ट्स में लगातार मजबूती है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन के अगर यहाँ पर देखें ऑलमोस्ट 12% के अपमूव्स, आज भी मजबूती है। इंडिया मार्ट चार्ट में जरूर डेफिनेटली काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। इसमें राउंडिंग फॉर्मेशन भी बनते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी भी हमको दिख रही है। ऐसा लगता है कि जल्दी इसमें एक अच्छी तेजी और बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है हमको, जो कि 6400 तक लेके जा सकती है। किसी ने ले रखा है तो जरूर इसमें बने रहे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 5430 का और मेरे हिसाब से इसमें बने रहना चाहिए। अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है आने वाले दिन। बाजार थोड़ा सा डिफेंसिव पोजीशनिंग में है, भागा नहीं जा रहा है लेकिन गिर भी नहीं रहा है। जरा इंट्राडे निफ्टी, बैंक निफ्टी को लेके आइए डेटा साहब। जो हमने बताया था 18100, 18200 का इसका रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे समय बिता सकता है, जो आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। 18100 के आसपास समय। बैंक निफ्टी लेके आइए। बैंक निफ्टी भी गैप डाउन से ऊपर आया, लेकिन 43300 जो इसका जोन है, 43300 टू 43500, ये 150-200 पॉइंट के रेंज में या तो समय बिताए या रेजिस्टेंस फेल करेगा, वही हो रहा है। इसीलिए सारा एक्शन आपको मिड कैप, स्मॉल कैप की तरफ मूव होता हुआ नजर आ रहा है। और उनमें से एक कंपनी है जिसमें कल भीषण आग लगी थी स्टॉक में, वो है स्पंदना स्फूर्ति। क्यों?
क्योंकि स्पंदना स्फूर्ति के रिजल्ट्स बहुत धमाकेदार आए थे। उसके बाद आज थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट देखेंगे, लेकिन कहानी से अगर इसमें देखनी है आपको तो 3 महीने 6 महीने का ग्राफ देखना पड़ेगा। स्टॉक 10 दिन में 60 रुपये चला। 3 महीने का डायरेक्टर साहब दिखाइए चार्ट, ये करीब 500 के लेवल से जो चलना शुरू हुआ है वो रुका ही नहीं है। ये देखिए 3 महीने का ग्राफ आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है 15%, और 6 महीने का देखेंगे तो 490 के भाव से, जो मैं आपको बता रहा हूँ। शलभ सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए अपने फोर्थ क्वार्टर नंबर्स के। शलभ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी हमने इम्प्रूवमेंट देखी है आपके अर्निंग्स में इस क्वार्टर, इसके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग अजय जी। ये हमने हमारी जर्नी शुरू करी थी, अगर आप पिछले 4 क्वार्टर में देखें तो 4 क्वार्टर से हम लोग फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। जो एक एंटरप्राइज और एक इंस्टीट्यूशन जो नॉर्मली 6-7 हज़ार करोड़ की कंपनी हो, उसको जिस तरह से आपने करना होता है, चाहे वो पीपल रिलेटेड इश्यूज हो, गवर्नेंस हो, कंट्रोल हो, रिस्क हो, ऑडिट हो एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो वो ये क्यूमुलेटिव नतीजा है इसका, और हमने इस पूरी इनिंग्स को, एंड वी बीन एडेड, देयर आर टेलविंड्स एज एवरीवन इज अवेयर इन द इकोनॉमी प्लस द रूरल मार्केट दैट वी डील विद। हमारी कंपनी ऑलमोस्ट 90% रूरल है, और रूरल यानी जेन्युइनली बहुत ज्यादा रूरल है। सो वी आर डीप इनटू इंडिया। सो वो सबका क्यूमुलेशन ये हुआ कि फाइनली वी आर सीइंग द आउटकम ऑफ व्हाट वाज द what are the fundamental blocks which are put over the last 3 quarters. ये उसका रिजल्ट है अजय जी, एंड ऑब्वियसली शेयर प्राइस इज वन ऑफ द इंडिकेटर्स। प्राइस पे तो आपका रिएक्शन चाह भी नहीं रहा था, बट मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। हमारी 3-4 क्वार्टर से तो लगातार यहाँ चैनल पे बात हो रही है, और आपने डायरेक्शन तो दिया था मार्केट को भी, अपने शेयर होल्डर्स को भी, और अच्छी बात है कि मैनेजमेंट उस डायरेक्शन के ऊपर चलता है और रिजल्ट्स में आने लगता है। ऑब्वियसली उसका रिफ्लेक्शन स्टॉक प्राइस में आएगा। लेकिन मैं अगर आपसे 2 साल का व्यू मांगूं यहाँ से, क्योंकि आपने एक प्रॉमिस लेके आए थे, आपने टर्न अराउंड करने का अटेम्प्ट किया, वो दिख रहा है नंबर्स में, और ग्रोथ लाने की बात की थी, वो दिख रहा है नंबर्स में। नेक्स्ट 12 to 24 मंथ्स, 4 से 8 क्वार्टर, क्या फोकस रहेगा, किस तरह के नंबर्स, क्या शेप एंड साइज पे आपका की नजर रहेगी? सो अजय जी, आज की तारीख में व्हेन वी गेव द रिजल्ट 8,511 का हमने AUM ईयर एंड प्रोजेक्ट ईयर एंड डिलीवर किया है। ये जो FY24 है, ये एंड ऑफ दिस ईयर वी विल बी इन द रेंज ऑफ 11,500 to 12,000 करोड़ इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस, और अगले साल विच इज द FY25 एंड हम पहुंचेंगे रफली 15,000 करोड़ पे, 15,000 से ऊपर ही होगा थोड़ा। इसके अलावा अजय जी, हमने 2 बिजनेस और स्टार्ट कर दिए हैं। एक है, ऑलरेडी एक बिजनेस था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन द रूरल सेगमेंट दैट वी आर ऑपरेटिंग ऑलरेडी। सो वी आर फोर्टिफाइंग आवर प्रेजेंस देयर इन द रूरल साइड। सो एक बिजनेस हुआ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और एक नैनो एंटरप्राइज, यानी कि जो ये बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए हम लोग लोन शुरू करेंगे। दैट विल ऐड टू अबाउट 2,000 से 3,000 करोड़। सो अगर मैं आपको FY25 का पोजीशन बताऊं, जो 8 क्वार्टर दूर है यहाँ से, हमारी बुक एनीवेयर अराउंड 17,000 से 18,000 करोड़ की होनी चाहिए, which is about slightly more than double from the current position. Apart from the top line, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जो सारी टीम ने जो किया है वो है क्वालिटी। क्वालिटी में बहुत इंप्रूवमेंट है, जो देखा भी है। हम NNPA 0.64 हमने डिक्लेयर किया, इवन ग्रॉस NPA जो है वो 2%, 2.07% है। सो वी विल विद फोकस ऑन क्वालिटी वी विल पुश द टॉप लाइन। मॉर्निंग, बिल्कुल। ये तो आपके AUM ग्रोथ की बात हुई। आपने इनफैक्ट आपके सेट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए देखिए एक बड़ा मैटर रहता है NPAs भी, और आपके हम देख रहे हैं कि एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है, आपके GNPA हो, NNPA हो। क्या रीजन रहा है बड़ी इस शार्प इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी का? देखिए, माइक्रो फाइनेंस इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। जितना आप अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे, जिस कंट्रोल से आप कर पाएंगे, इट विल गिव यू द रिजल्ट। We deal with a large set of people. हमारे 11,000 एम्प्लॉइज हैं, फील्ड पे ही 8,000 9,000 लोग हैं। तो वो वहां तक वो किस तरह से मोटिवेटेड हैं टू गिव यू एंड डिलीवर द रिजल्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हाउ डू यू सुपरवाइज और मॉनिटर देयर एंटायर डेली चोर्स, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों को मिक्स करके हमने जो किया था, और हम कस्टमर जनरली, ये मैं हर बार कहता हूँ, माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर में कभी भी इंटेंट विल नेवर बी अ प्रॉब्लम।
इट इज द केपेबिलिटी विच ड्राइव्स योर रीपेमेंट। तो अगर आप कम्युनिकेट उनसे अच्छे से कर पाए कि यू नो वी मीन ऑल द गुड फॉर यू, दिस इज अ गुड फॉर्मल चैनल ऑफ फाइनेंस फॉर यू एज अ इंडिविजुअल। और जैसा कि मैंने कहा, हम ऑलमोस्ट 90% रूरल हैं, तो कस्टमर समझते हैं ये बात, बस वो समझाने का जो तरीका होता है एंड हाउ वेल यू काइंड ऑफ हैंड होल्ड द पर्सन, हमारा जो सेल्स ऑफिसर या लोन ऑफिसर है, हाउ वेल ही हैंडल्स एंड डिलीवर्स इज वेरी क्रिटिकल। हमने ये किया जो हमें अब रिजल्ट दिखाई दे रहा है, एंड वी होप यू नो इट विल कंटिन्यू दिस वे। शलभ, आपके AUMs में ग्रोथ दिखी, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, और साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी अगर देखें 10.5% से ऑलमोस्ट 14% पर जाते हुए दिखे हैं। कह सकते हैं कि रेगुलेटरी कैप्स रिमूवल जो है वो आपके सेगमेंट के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मार्जिन्स के लिए एक तरह से हेल्प या सपोर्ट साबित हो रहे हैं? क्या आपको लगता है आने वाले समय में भी मार्जिन्स जो वो सस्टेनेबल है? हम लोग ये 13.75 से 13.9 13.95 की रेंज में कंफर्टेबल हैं। ये स्वीट स्पॉट है, इससे ना ज्यादा ना कम। आई थिंक यू नो इट इज जस्ट अबाउट परफेक्ट, दैट इज वन। टू इज क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट रिमूवल जो हुआ था अंडर द रेगुलेशन, हमारे जो यील्ड्स हैं पोर्टफोलियो पे, यील्ड्स भी इंप्रूव हुए हैं। अगर आप देखेंगे जो हमने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं, 22.8% यील्ड है। रफली ये थोड़ा सा और अबाउट 0.3-0.4 बढ़ेगा एज वी प्रोग्रेस ड्यूरिंग द क्वार्टर्स, क्योंकि हमारी बुक अब नए इंटरेस्ट वाला जो हमने रेट इंप्रूव किया था यू नो लास्ट ईयर, वो उससे बढ़ेगा। सो द यील्ड्स विल इंप्रूव, वी आर कंफर्टेबल विद द निम्स। हमें द ओनली थिंग वी हैव टू इंश्योर इज द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो विच वी आर कंप्लीटली फोकस्ड ऑन। आई से दिस, मैंने आप ही के शो पे, अजय जी के शो पे पहले कहा है, माइक्रो फाइनेंस इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, इट इज नॉट एन एसेट बिजनेस। अगर आप एसेट तो आएगा ही क्योंकि डिमांड है, आपने अगर रिस्क संभाल लिया, इफ यू आर एबल टू हैंडल एंड मैनेज द रिस्क, देन इट इज गुड फॉर द एंटरप्राइज। शलभ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और कांग्रेचुलेशंस, बढ़िया क्वार्टर, आपका मोमेंटम जारी रहे, आपके शेयर होल्डर्स के पोर्टफोलियो में भी अच्छा मोमेंटम जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच अजय जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और वापस बाजार के ऊपर फोकस डालते हैं। स्पंदना स्फूर्ति 6 महीने में 490 वाला 661 आया है, और अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है कि कल बहुत बड़ा ब्रेकआउट सा था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में फोकस करते हैं। टायर स्टॉक्स लेके आइए। टायर स्टॉक्स में सीधा बेनिफिट है, जैसा कि निकुंज सुबह आपको बता रहे थे, रिप्लेसमेंट डिमांड वापस आ गई है। 6 महीने का ग्राफ दिखाइए, OEMs की सेल्स वापस आ रही है जो आपको सेल्स डेटा में दिखाई दे रही है, और दूसरा क्रूड नीचे आ गया। तो ये तो सोने प्राइस का भी बात कर रहे थे वो, कुछ भागे नहीं है रबर प्राइस, ये बोल रहे थे, लेकिन ये सोने पे सुहागा वाला माहौल है, चले नहीं है बहुत ज्यादा स्टॉक, इसलिए मोमेंटम है। ये देखिए नीचे से 1360-70 वाला सेट अब चला है। बालकृष्णा तो खैर बिल्कुल ही नहीं चल पाया, ये तो कई बार अब डिस्कस लेकिन ये प्योर टायर स्टॉक है भी नहीं, ये ऑफ रोडिंग वाला टायर, ऑफ रोडिंग है। यूरोप के इतने सारे हेडविंड्स है इस पर, या इसको हम शामिल नहीं करेंगे। आपको फोकस होना है सीएट, जेके टायर, अपोलो टायर, तो इन पे फोकस होना चाहिए। अपोलो देखिए 25% चला है 6 महीने में। खुश, आपका फेवरेट कौन सा रहेगा टायर? अभी यहां से भी खेलने का मन है मेरा। तो देखिए फेवरेट तो मेरा अपोलो टायर्स ही है। अगर हम देखें तो इसमें जो अच्छा खासा मूव आया है ये कंटिन्यू है, वॉल्यूम एक्शन डिसेंट है, थोड़ा सा ओवरहीटिंग के करीब जा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा वेरी हूं। तो इसमें आप थोड़ा सा कॉशियस होके अगर आप चाहें तो एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। दी ओनली रीजन यू हैव टू बी कॉशियस इज बिकॉज थोड़ा सा ओवरहीटिंग है मोमेंटम इंडिकेटर्स पे। तो अगर कहीं पे 350 के आसपास आपको मिले, 345-350 के जोन्स में, तब आप इसे लॉन्ग करके चलें, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है आपके लिए फेवरेबल होगा। लेकिन इसी के सामने अगर मैं सीएट देखूं तो इसमें भी पिछले 3 से 4 सेशंस में वॉल्यूम बैक्ड बहुत शार्प अप मूव आई है, और अभी भी यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड आपको मिल सकता है। तो सीएट विल बी अ पिक, एंड दिस इज प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, नो पन इंटेंडेड। 1700 के टारगेट के लिए बाय करें, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1760 का रहेगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये आप 1600 का लेके चल सकते हैं। तो बिकॉज देयर इज स्टिल सम रूम एंड सम अपसाइड लेफ्ट ऑन सीएट, मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड डेफिनेटली बनता है, एंड अपोलो टायर्स विल रिमेन वन ऑफ आवर टॉप पिक्स एज वेल। ओके, अपोलो टायर आपकी फेवरेट रहेगा। बाजार मार्केट्स तो 10, 20, 15 पॉइंट्स अप, 15-20 पॉइंट्स नीचे, सिर्फ इसी रेंज में पिछले आधे घंटे से चल रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी पे आप
आपको पल पल में रिफ्रेश करके देखना पड़ रहा है कि वो प्लस है या माइनस है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारा एक्शन आपको दिख रहा है। और इनफैक्ट ऑटो स्टॉक्स में आपको मारुति जैसे स्टॉक्स में भी मूव दिख रही है, हालांकि अभी भी ½ % नीचे जरूर है लेकिन रिकवर हुआ है पीछे के कुछ मिनटों में। हीरो मोटोकॉर्प हो, आइशर मोटर हो, इस स्पेस में एक अच्छी मूव है। भारतीय एयरटेल पर आपने व्यू नहीं दिया आज, ये यहाँ पर प्रेशर था कई दिनों से, अब 2 दिन से थोड़ा वापस आना शुरू हुआ है, आधे % की मूव हो लेकिन 740 के पास। इनफैक्ट हमारे सिस्टर चैनल ET Now पे मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी है टैरिफ्स की, बट रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये भाव से चल रहा है आजकल स्टॉक। ये इसमें जो जबरदस्त करेक्शन आया है, 730 का लो बनाया है इसने, 900 वाला, क्योंकि जियो ने अग्रेसिव टैरिफ प्लान लॉन्च कर दिए, लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया भारती को, नीचे 730 का लोज आके वापस 800 की तरफ आया। राहुल क्यों ना भारती को एक बार ट्राई करें, चार्ट्स पे बताइए। जो प्रियंका ने कहा कि करेक्टिव फेज से बाहर आया है, क्या इसमें यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं वापस उसी लेवल से 800-900 के लेवल्स के लिए? एब्सोल्युटली ले सकते हैं। एक्चुअली भारतीय एयरटेल का आप स्ट्रक्चर देखेंगे और आज इंट्राडे का भी स्ट्रक्चर देंगे, दोनों बेहतरीन लग रहा है। और करंटली जो है जहां से बाउंस हो रहा है आज आप देखेंगे पॉजिटिव है कंपेयर टू द मार्केट, एक डिमांड जोन से बाउंस हो रहा है और एग्जैक्टली अपने शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेजेस से बाउंस करके ऊपर जा रहा है। तो इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए, दोनों के लिए इट इज लुकिंग गुड। 798 का फर्स्ट टारगेट या 800 राउंड नंबर आप ले सकते हैं, फर्स्ट टारगेट लेके हम चल सकते हैं। काफी ट्रेड्स आपको आईटी पैक के टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में थोड़े बहुत तो दिखे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मूव्स बढ़ी हैं टाटा स्टील में। अब लगभग 1.5% की मूव हो गई है, 111 के पास अब आपको टाटा स्टील होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल का व्यू तो मुझे याद है, कुछ का भी व्यू समझते हैं। कुछ टाटा स्टील आप कौन से लेवल्स को वॉच आउट कर रहे हैं बाय करने के लिए? देखिए करंट लेवल्स आर आल्सो नॉट अ बैड एंट्री पॉइंट, क्योंकि 110 के जो लेवल्स हैं करीब इसके आसपास आके ये स्टॉक जरा नीचे स्लाइड हो जाता है। हमने देखा है कि भाई उन लेवल्स के आसपास में रेजिस्टेंस देखने मिलता है, अभी उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है, व्हिच मींस इट्स नाउ क्लियरली अबव इट्स रेजिस्टेंस जोन्स। सो इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि आप यहाँ भी इसमें एक फ्रेश पोजीशन बनाएं। यहाँ पे जो आपके लिए इनिशियल टारगेट निकल के आएगा ये 114 का पहला टारगेट है और जो दूसरा टारगेट है 118 का है, और स्टॉप लॉस जो है इसका जो सपोर्ट जोन है उससे थोड़ा सा नीचे रखें। सो करीब 108 का जो जोन है ये आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। तो अब फाइनली हमने इसको 110 के जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करते हुए देखा है, तो यहाँ पे आप एक फ्रेश एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं। टाटा स्टील 112 हो गया, ऑलमोस्ट हो ही गया। पिछले 15 मिनट में सबसे ज्यादा तेजी जो बढ़ी आज है वो मेटल स्पेस में बढ़ी है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रही है, हमने चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मिड कैप स्मॉल कैप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सांघी मूवर्स को लेके आइए। कैपिटल गुड्स में जब एक्शन होता है, पिछली बार आपने देखा था कमिंस के रिजल्ट के बाद, अब ABB की कमेंट्री के बाद, तो ये अर्थ मूविंग स्टॉक्स चलना चालू हो जाते हैं। कुछ इसके भी चेक करके बताइए जरा, ये हम लोग 75-80 रुपए से ट्रैक कर रहे थे एक साल में, कहाँ पहुंच गया? 400 रुपए का भाव हो गया। जरा लंबा चार्ट दिखा सकते हैं डायरेक्टर साहब 2 साल का, तब मालूम चलेगा एक्चुअली एक्शन क्या हुआ है। 400 का भाव है कुछ। बिल्कुल अजय, और मुझे ध्यान है ये एक्शन एस जो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, ये 2-3 स्टॉक्स के बारे में आपने जिक्र किया था, और देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक एज दे से। सो इन स्टॉक्स में हमने कोई मीनिंगफुल करेक्शन, मीनिंगफुल डिप नहीं आते हुए देखा, और जो आए भी हैं वो सपोर्ट जोन से स्टॉक रिबाउंड कर चुका है। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर आप एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा अपने हाई लेवल्स के करीब है, 400 के ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा तो मोमेंटम आएगा, लेकिन इट्स नॉट टू फार फ्रॉम दैट लेवल एज वेल, राइट? तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं। मेरी सलाह रहेगी कि इसको आप ज्यादातर इन्वेस्टर स्टॉक की तरह ऐड करें या एज अ मोर पोजिशनल बेट ऐड करें, बिकॉज इसमें इतनी शार्प अपमूव ट्रेडर्स के लिहाज से नहीं देखने मिलती। तो इन्वेस्टिंग के लिहाज से अगर आप लेना चाहें तो 425 का जो लेवल है ये आपके लिए एज ए टारगेट एक्ट करता है। यहाँ पे 390 यहीं पे आपका सपोर्ट जोन बन रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतने अच्छे मूव के बाद भी फेवरेबल है, और टेक्निकली हम देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव हैं, ओवर हीटिंग से काफी दूर। तो ऑल इन ऑल सेटअप अच्छा है। बस यही रहेगा सलाह कि इसे आप मोर ऑफ अ पोजिशनल बेट लेके चलें, दैट्स वेयर इसको इसके रिटर्न्स जो है आप मैक्सिमाइज कर पाएंगे। पोजिशनल बेट लेनी चाहिए। इनफैक्ट एस आज सुबह रेकमेंड भी किया हमारे पैनल पर, ऑल टाइम हाई के पास एस चल रहा है। इन दोनों स्टॉक्स में अभी भी इतना अच्छा मोमेंटम चल रहा है। कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। JSPL को भी देखते हैं, वहाँ पर भी आपको लगभग 1.5-2% की तेज़ी दिख रही है। और इनफैक्ट एक स्पेस जुबिलेंट फूड में आज लगभग 1.5% की तेज़ी है। दिव्यानी जुबिलेंट दोनों में कल लास्ट आवर में मूव थी, और इनफैक्ट दिव्यानी में तो ब्रेकआउट पैटर्न्स भी हैं। रतेश, एक बार आप इस स्पेस को देखकर बताएंगे, जुबिलेंट या दिव्यानी आज थोड़ा सा सॉफ्ट है, क्या करेंगे आप इन दोनों स्टॉक्स में से? कोई पसंद होगा आपको?
दोनों स्टॉक को कंपेयर करें तो थोड़ा सा ऐसा लगता है जुबिलेंट फूड थोड़ा सा अंडर प्रेशर में है, तो अगर बेट करना दोनों कंपेयर करके बेट करना तो देवयानी में ज्यादा प्रीफर बेट रहेगी, क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट भी इसने दिया, वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है चार्ट के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हमको 183 185 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 168 का। तो देवयानी मेरी प्रीफर बेट रहेगी कंपेयर टू द जुबिलेंट फूड। ओके, दिव्यानी आपको पसंद होगा। इनफैक्ट दिव्यानी के साथ जब देख रहे हैं तो एक बार जोमेटो पर भी चेक किया मैंने, तो वहां पर भी 2.25% की तेजी है, और जो जोमेटो भी चल रहा है 65 रुपए का भाव इसका आ गया है और लगातार मूव बनी हुई है। चले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर वापस लौटेंगे। बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया होगा, हमारे साथ सुशांत बंसाली होंगे, कहीं मत जाइए आप।